नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है सिद्धि एफएम में, एक ऐसी दुनिया जहां साधारण इंसान अपनी मेहनत, साहस और अटूट संकल्प के बल पर अमृतत्व की राह पर निकल पड़ता है। यदि आपको कल्टिवेशन, मार्शल आर्ट्स, इमॉर्टल वर्ल्ड्स, रहस्यमयी शक्तियां, प्राचीन रहस्य, शक्तिशाली कबीले, दिव्य युद्ध और रोमांच से भरपूर लंबी कहानियां पसंद हैं, तो यह चैनल आपके लिए ही है। यहाँ आपको दुनिया के बेहतरीन कल्टिवेशन नॉवेल्स की हिंदी ऑडियो कहानियां मिलेंगी, जिन्हें आसान भाषा, दमदार नरेशन और रोचक अंदाज में प्रस्तुत किया जाएगा। हर एपिसोड आपको एक नई यात्रा पर ले जाएगा, जहां कमजोर नायक अपनी बुद्धि, परिश्रम और अद्भुत अवसरों के सहारे महानतम साधक बनने की ओर बढ़ता है। तो अभी हमारे सिद्धि एफएम परिवार का हिस्सा बनिए। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और तैयार हो जाए एक ऐसे सफर के लिए जहां हर अध्याय के साथ शक्ति बढ़ेगी, नए रहस्य खुलेंगे और रोमांच अपने चरम पर होगा। सिद्धि एफएम, जहां हर कहानी आपको अमृतत्व की राह पर ले जाती है। अरावली पर्वत स्थित अरावली मौर्य परिवार की हवेली में उस समय शांत वातावरण था। सीमा ने विक्रम द्वारा बनाए गए धूल निवारक ताबीज को ध्यान से देखा और फिर अपनी मधुर, जल जैसी कोमल आवाज में कहा, कोई बात नहीं, मैं देख सकती हूँ कि तुम अब धूल निवारक ताबीज बनाना सीख चुके हो। जब तुम ताबीज की रेखाएं खींचो तो ब्रश को हल्के से दबाना और फिर छूना चाहिए, ताकि रेखाओं में गोलाई और प्रवाह दिखाई दे। अंतिम स्पर्श देते समय मोड़ वाली रेखाओं में थोड़ा स्वीकार का भाव होना चाहिए। इस प्रकार तुम्हारी ताबीज बनाने की सफलता दर और बढ़ जाएगी। उसकी कोमल वाणी सुनकर उपस्थित सभी लोगों के मन शांत हो गए। विक्रम भी उसकी बातों को सुनकर अचानक समझ गया कि सीमा केवल परिवार की बड़ी युवती ही नहीं, बल्कि स्वयं एक ताबीज गुरु भी थी। अब उसे ये भी समझ आ गया कि अंकल अमरप्रीत और सीमा स्वयं उसकी परीक्षा लेने क्यों आए थे। यदि सीमा ताबीज कला की विशेषज्ञ न होती, तो वह हर समय अपने साथ वह उत्कृष्ट ताबीज ब्रश क्यों रखती। विक्रम के मन में तुरंत विचार आया कि अब उसे थोड़ा और अभिनय करना होगा। उसने विनम्र और जिज्ञासु भाव बनाते हुए पूछा, बड़ी बहन, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि स्वीकार का भाव वास्तव में क्या होता है। सीमा ने हल्का सा भौहें सिकोड़ते हुए पूछा, क्या तुम्हें ताबीज बनाते समय प्रयोग होने वाली ब्रश तकनीकों के बारे में नहीं पता, जैसे बिंदु बनाना, छूना, स्पर्श करना, वापस खींचना, झटकना, सरकाना और चमकाना। विक्रम ने शर्मिंदा होने का अभिनय करते हुए उत्तर दिया, मैंने केवल ताबीजों की एक प्रारंभिक पुस्तक और बुनियादी ताबीजों की एक सामान्य पुस्तक पढ़ी है। बाकी सब मैंने स्वयं अध्ययन और प्रयोग करके सीखा है। आपने जिन तकनीकों का उल्लेख किया, उनके बारे में मैंने कभी नहीं सीखा। ये सुनकर सीमा कुछ क्षणों तक चुप रह गई। उसके लाल होंठ हल्के से सिकुड़ गए। बिना किसी गुरु के मार्गदर्शन के, केवल 2 साधारण पुस्तकों के सहारे कोई व्यक्ति इस स्तर तक ताबीज निर्माण में पहुंच जाए, ये प्रतिभा सचमुच असाधारण थी। यहाँ तक कि उसे स्वयं भी अपनी कमी स्वीकार करनी पड़ी। कुछ क्षण बाद उसने अपने भंडारण थैले से एक पुस्तक निकाली और विक्रम की ओर बढ़ा दी। यह मेरी पुस्तक ताबीज की आधारशिला है। इसमें ताबीज निर्माण की तकनीकें, आध्यात्मिक शक्ति के उपयोग के तरीके और मेरे कुछ निजी अनुभव लिखे हुए हैं। इसे ध्यान से पढ़ना। यदि कोई प्रश्न हो तो मुझसे पूछ सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद बड़ी बहन। विक्रम ने उत्साहपूर्वक पुस्तक स्वीकार की और आभार व्यक्त किया। फिर उसने सावधानी से पूछा, क्या मुझे एक और ताबीज बनाकर दिखाना चाहिए। उसकी आवश्यकता नहीं है, तुम परीक्षा में उत्तीर्ण हो चुके हो। सीमा ने मुस्कुराते हुए ताबीज ब्रश और आध्यात्मिक स्याही वापस अपने भंडारण थैले में रख दी। इसके बाद उसने अंकल अमरप्रीत की ओर देखा। अंकल अमरप्रीत ने तुरंत घोषणा की, विक्रम, चूंकि तुम में ताबीज निर्माण की ऐसी प्रतिभा है, इसलिए इस महीने से तुम्हारे मासिक संसाधन बढ़ाकर 5 आध्यात्मिक पत्थर और 30 किलोग्राम आध्यात्मिक चावल कर दिए जाते हैं। इसके बाद उन्होंने अपने भंडारण थैले से ताबीज निर्माण के उपकरणों का एक सेट निकालकर उसे देते हुए कहा, ये ताबीज निर्माण उपकरण भी तुम्हारे लिए हैं। मेहनत करते रहो। जैसे ही तुम एक योग्य ताबीज गुरु बन जाओगे, हमारा मौर्य परिवार तुम्हारे साथ कभी अन्याय नहीं करेगा। ये कहते हुए उन्होंने स्नेहपूर्वक विक्रम के कंधे पर हाथ थपथपाया। धन्यवाद बड़ी बहन। धन्यवाद अंकल अमरप्रीत। विक्रम ने आदरपूर्वक झुककर कहा। कुछ ही देर बाद सीमा और अंकल अमरप्रीत वहां से चले गए। विक्रम स्वयं उन्हें द्वार तक छोड़ने गया। जब उसने सफेद वस्त्रों में दूर जाती हुई सीमा की सुंदर और सुरुचिपूर्ण आकृति को देखा तो हल्के से सिर हिलाया। यदि अत्यंत आवश्यक न हो तो इस युवती से कम ही संपर्क रखना बेहतर होगा। एक पुरुष होने के नाते इतनी सुंदर और आकर्षक युवती के प्रति भावनाएं न रखना असंभव था। परंतु संसार में एक कहावत थी, सुंदर स्त्रियां अक्सर मुसीबतों का कारण बनती हैं।
सीमा जैसी अद्वितीय सुंदरता वाली युवती के प्रशंसकों की कमी नहीं होगी, चाहे वे परिवार के भीतर हो या बाहर। यदि वह ताबीज संबंधी सलाह लेने के बहाने उसके पास बार बार जाने लगे, तो कौन जाने उसके प्रशंसक उसे परेशानी में डाल दें। इसलिए सुरक्षित रहना ही उचित था। यदि भविष्य में उसके पास पर्याप्त शक्ति और सामर्थ्य आ जाए, तब उसके निकट जाना बेहतर होगा। उस समय उसके साथ बैठकर ताबीज कला पर चर्चा करना कितना आनंददायक होगा। केवल वही अमृतत्व प्राप्त कर सकता है जो चरम सीमा तक सहन करना जानता हो। उद्धरण: ये सिद्धांत विक्रम ने स्वयं के लिए निर्धारित कर रखा था। इसी समय जब जैस्मिन, मोनिका, रिया और अन्य पत्नियों ने अंकल अमरप्रीत तथा सीमा को जाते हुए देखा, तो वे तुरंत दौड़कर विक्रम के पास आ गईं और उत्सुकता से पूछने लगी कि आखिर हुआ क्या था। आखिर अंकल अमरप्रीत अरावली पर्वत की हवेली के प्रबंधक थे और उनका स्थान सामान्य नहीं था। ऊपर से उनके साथ स्वयं सीमा आई थी, इसलिए बात साधारण नहीं हो सकती थी। विक्रम ने अपनी पत्नियों से कुछ नहीं छिपाया और पूरी घटना विस्तार से बता दी। जब सभी महिलाओं ने सुना कि मौर्य परिवार ने आधिकारिक रूप से विक्रम की ताबीज निर्माण प्रतिभा को मान्यता दे दी है, तो वे अत्यंत प्रसन्न हो गईं। आखिर उनके पति का परिवार में दर्जा बढ़ा था और उसका लाभ उन्हें भी मिलने वाला था। उधर हवेली से निकलने के बाद अंकल अमरप्रीत ने सीमा से पूछा, बेटी, विक्रम की ताबीज निर्माण प्रतिभा कैसी है? तुम्हारे अनुमान में उसे ताबीज गुरु बनने में कितना समय लगेगा? यद्यपि वह स्वयं एक साधक थे, लेकिन ताबीज कला के बारे में उनका ज्ञान सीमित था। सीमा ने शांत स्वर में उत्तर दिया, उसकी प्रतिभा बहुत ऊंची है। मेरी प्रतिभा से भी अधिक। क्या? अंकल अमरप्रीत की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। उनकी युवती केवल 24 वर्ष की आयु में प्रथम श्रेणी की मध्यस्तर ताबीज गुरु बन चुकी थी और अगले 20 वर्षों में उसके द्वितीय श्रेणी तक पहुंचने की पूरी संभावना थी। अब यदि विक्रम की प्रतिभा उससे भी अधिक थी, तो इसका अर्थ था कि भविष्य में उसके द्वितीय श्रेणी ताबीज गुरु बनने की संभावना अत्यंत प्रबल थी। ये वास्तव में अविश्वसनीय था। यदि उन्हें ये पता चल जाता कि विक्रम पहले से ही एक शीर्ष स्तर का द्वितीय श्रेणी ताबीज गुरु था, तो शायद उनके होश ही उड़ जाते। अगले ही दिन विक्रम के ताबीज प्रशिक्षु बनने का समाचार पूरे अरावली पर्वत निवास में फैल गया। मौर्य परिवार के अनेक सदस्य और अमृतत्व के बीच इस समाचार से स्तब्ध रह गए। साथ ही उनके मन में ईर्ष्या और जलन भी उत्पन्न हुई। किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि एक साधारण घरजमाई में इतनी असाधारण ताबीज प्रतिभा होगी। पहले कई युवा साधक विक्रम के ताबीज बनाने के प्रयासों का मजाक उड़ाते थे और सोचते थे कि वह दिवास्वप्न देख रहा है। लेकिन आज वही लोग उसके पास बधाई देने आए और प्रशंसा के शब्द कहने लगे। उनमें से प्रत्येक ने उसे उपहार स्वरूप एक आध्यात्मिक पत्थर भी दिया। नितिन ने भी उसे एक आध्यात्मिक पत्थर भेंट किया, लेकिन विक्रम ने बाद में उसे लौटा दिया। आखिर अब उसे हर महीने 5 आध्यात्मिक पत्थर और 30 किलोग्राम आध्यात्मिक चावल मिलते थे, जबकि नितिन को केवल 2 आध्यात्मिक पत्थर और 10 किलोग्राम चावल प्राप्त होते थे। वह उसका उपहार कैसे स्वीकार कर सकता था? हालांकि अन्य लोगों द्वारा दिए गए आध्यात्मिक पत्थर उसने खुशी खुशी रख लिए। अतिरिक्त 10 आध्यात्मिक पत्थर प्राप्त होने से वह काफी संतुष्ट था। साथ ही उसने अंकल अमरप्रीत द्वारा दिए गए ताबीज उपकरणों की भी जांच की। उनमें एक सामान्य ताबीज ब्रश था, जिसकी गुणवत्ता उसके पुराने भेड़िए के बालों वाले ब्रश से कहीं बेहतर थी और जिसे लगभग 300 से 500 बार उपयोग किया जा सकता था। इसके अतिरिक्त 10 गड्डियां ताबीज कागज और 2 डिब्बे आध्यात्मिक स्याही भी थीं, जिनकी गुणवत्ता वही थी जो उसने पहले खरीदी थी। यदि इन सब का मूल्य आध्यात्मिक पत्थरों में आंका जाए, तो ये लगभग 60 से 70 आध्यात्मिक पत्थरों के बराबर था। इस पुरस्कार और मासिक संसाधनों में वृद्धि को देखते हुए विक्रम पूरी तरह संतुष्ट था। उसे याद आया कि यह सब उसे मुख्यतः हेवनली एंड एथेरियल पैविलियन के प्रबंधक की सहायता के कारण मिला था। इसलिए उसने कुछ साधारण ताबीज उपहार के रूप में बनाए और आभार व्यक्त करने के लिए वहां जाने का निर्णय लिया। सामाजिक व्यवहार और संबंधों का महत्व वह अच्छी तरह समझता था। 5 दिन बाद विक्रम की वह उपपत्नी, जो जुड़वा बच्चों से गर्भवती थी, प्रसव पीड़ा में चली गई। जल्द ही उसने 2 पुत्रों को जन्म दिया। चूंकि विक्रम को पहले से पता था कि वे जुड़वा हैं, इसलिए उसे विशेष आश्चर्य नहीं हुआ। और अब जब वह पहले ही 4 बच्चों का पिता बन चुका था, तो बच्चों के जन्म के समय वह पहले जैसी घबराहट और उत्तेजना महसूस नहीं करता था। वह पहले की तुलना में कहीं अधिक शांत हो गया था। लेकिन जैसे ही जुड़वा बच्चों का जन्म हुआ, उसके कानों में अचानक प्रणाली की परिचित ध्वनि गूंज उठी। डिंग! बधाई हो होस्ट, आपने पहली बार जुड़वा बच्चों को जन्म दिया है। आपको एक लॉटरी अवसर प्राप्त हुआ है। ये सुनकर विक्रम के हृदय में प्रसन्नता की लहर दौड़ गई। पहली बार जुड़वा बच्चों का जन्म,
ऐसा लगता है कि इस प्रणाली की उपलब्धियां कुछ पुराने खेलों जैसी हैं। जब भी कोई कार्य पहली बार होता है या कोई विशेष संख्या पूरी होती है, तब प्रणाली पुरस्कार प्रदान करती है। कुछ देर अपने जुड़वा पुत्रों को देखने के बाद वह अपने अध्ययन कक्ष में गया और मन ही मन बोला, प्रणाली, मैं लॉटरी निकालना चाहता हूँ। तुरंत उसके सामने हल्के लाल रंग का एक आभासी लॉटरी चक्र प्रकट हुआ, बिल्कुल पहले जैसा। वह 7 भागों में विभाजित था: मार्शल आर्ट्स, कौशल, पालतू जीव, औषधियाँ, जादुई उपकरण, खजाने और अन्य। पता नहीं इस बार मुझे क्या मिलेगा। विक्रम ने गहरी सांस ली। उसका हृदय उत्साह से धक रहा था। आखिर पिछली बार प्राप्त द्वितीय श्रेणी की अंकन कला उसके लिए एक अप्रत्याशित सौभाग्य साबित हुई थी। लॉटरी प्रारंभ करो। उसके आदेश के साथ ही स्वर्णिम प्रकाश लाल चक्र पर घूमने लगा। विक्रम की उत्सुक निगाहों के सामने वह स्वर्णिम प्रकाश धीरे धीरे मंदने लगा और अंततः जाकर कौशल वाले खंड पर रुक गया। डिंग, बधाई हो होस्ट, आपको अमर सौंदर्य कला प्राप्त हुई है। पुरस्कार सिस्टम स्पेस में भेज दिया गया है। होस्ट किसी भी समय इसकी जांच कर सकता है। जैसे ही सिस्टम की सूचना सुनाई दी, विक्रम के सामने रहस्यमय आकृतियों से अंकित एक पारदर्शी जेड स्क्रॉल प्रकट हो गया। अमर सौंदर्य कला। पुरस्कार का नाम देखकर विक्रम की भौहें हल्की सी सिकुड़ गईं। ये नाम कुछ अजीब नहीं लग रहा। उसने तुरंत अपनी चेतना सिस्टम स्पेस में भेजी और अमर सौंदर्य कला की जानकारी देखने लगा। अगले ही क्षण उसके मन में जानकारी की एक विशाल धारा उमड़ पड़ी। इस संसार की प्रत्येक वस्तु में सौंदर्य और कुरूपता होती है। किसी व्यक्ति का रूप, रंग और बाहरी विशेषताएं जन्मजात होती हैं, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति को सुंदरता प्राप्त करने का अधिकार है। इस कला का नाम अमर सौंदर्य कला है। इसका उद्देश्य साधकों को अतुलनीय दिव्य सौंदर्य प्राप्त करने का मार्ग प्रदान करना है। साधना कला, अमर सौंदर्य कला। स्तर, परिधीय स्तर। विवरण: प्राचीन काल में ओल्ड मैन आर्यन नामक एक अत्यंत प्रतिभाशाली किंतु असाधारण रूप से कुरूप साधक था। अपने जन्मजात विकृत और घृणित रूप के कारण उसने साधना मार्ग पर अनगिनत तिरस्कार और कठिनाइयां झेली। इसलिए उसने अथक परिश्रम करके अमर सौंदर्य कला की रचना की। इस कला का अभ्यास करने वाला व्यक्ति अपने रूप, रंग, अस्थि संरचना और बाहरी गुणों में सुधार कर सकता है, अपने आकर्षण को बढ़ा सकता है तथा सदैव युवा बना रह सकता है। यह विवरण पढ़ने के बाद विक्रम लंबे समय तक निःशब्द बैठा रहा। उसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि दूसरी लॉटरी में उसे ऐसा विचित्र साधना कौशल मिलेगा। अमर सौंदर्य कला का प्रभाव केवल इतना था कि साधक अधिक सुंदर दिखे, उसकी आवाज अधिक मधुर हो जाए, उसका स्वभाव और आकर्षण बढ़ जाए तथा वह हमेशा युवा बना रहे। इसके अलावा इसका कोई युद्ध या साधना संबंधी लाभ नहीं था। विक्रम को समझ नहीं आया कि वह हंसे या रोए। कोई भी दूसरी कला इससे बेहतर होती। इतना ऊंचा स्तर होने के बाद भी ये केवल रूप सुधारने वाली कला निकली। उसने अफसोस से सिर हिलाया। उसकी जानकारी के अनुसार साधना जगत में कलाओं को 5 स्तरों में बांटा जाता था: प्रारंभिक, उन्नत, गूढ़, परिधीय और वास्तविक। वह स्वयं जिस मूल प्रत्यावर्तन कला का अभ्यास कर रहा था, वह केवल प्रारंभिक स्तर की साधना कला थी, जबकि मौर्य परिवार की मुख्य साधना कला उन्नत स्तर की मानी जाती थी। अब उसे एक परिधीय स्तर की कला प्राप्त हुई थी, जो मौर्य परिवार की मुख्य कला से 2 स्तर ऊंची थी। लेकिन विडंबना यह थी कि इतनी दुर्लभ कला केवल चेहरे की सुंदरता बढ़ाने के काम आती थी। ये सोचकर विक्रम को भीतर से बहुत पीड़ा हुई। खैर, इसे पूरी तरह बेकार भी नहीं कहा जा सकता। कम से कम इससे हमेशा युवा रहा जा सकता है। ऊपर से यदि व्यक्ति सुंदर और आकर्षक हो जाए, तो लोगों पर अच्छा प्रभाव डालना भी आसान हो जाता है। मेरे पिछले जीवन में एक साधना खेल था जिसमें सॉफ्ट राइस फ्लो नाम की एक शैली थी। उसमें पात्र पहले बेहद सुंदर बनता था और फिर अमीर महिलाओं तथा शक्तिशाली लोगों का सहारा लेकर आगे बढ़ता था। कौन जाने, भविष्य में मुझे कोई हजारों वर्ष पुरानी अमर सुंदरी मिल जाए और मेरा अमरत्व का मार्ग आसान हो जाए। ये सोचकर उसने स्वयं को सांत्वना दी। फिर उसने मानसिक रूप से उस कला को सीधे ग्रहण कर लिया। क्षण भर में अमर सौंदर्य कला की संपूर्ण जानकारी और साधना विधि उसके मस्तिष्क में समा गई। जानकारी को पूरी तरह समझने के बाद विक्रम अनायास ही आह भर उठा। लगता है कुरूप होना सचमुच बहुत कठिन बात है। तभी तो ओल्ड मैन आर्यन को ऐसी कला बनानी पड़ी। इस कला के अनुसार मनुष्यों की सुंदरता को 7 स्तरों में विभाजित किया गया था: घृणित, कुरूप, विचित्र, सामान्य, उत्कृष्ट, असाधारण और अमर सौंदर्य। और इस कला के निर्माता ओल्ड मैन आर्यन स्वयं घृणित और कुरूप श्रेणी में आते थे। इसी कारण उन्होंने साधना मार्ग पर असंख्य कठिनाइयां झेली थी।
आखिर कोई भी व्यक्ति उनके चेहरे को देखते ही मान लेता था कि वह कोई अच्छा इंसान नहीं हो सकता। लोग उनसे दूरी बनाकर रखते थे। यदि कहीं कोई बुरी घटना हो जाए तो सबसे पहले संदेह उन्हीं पर किया जाता था। यहाँ तक कि कुछ तथाकथित चेहरा प्रेमी लोग केवल उनका चेहरा देखकर ही अपमानित महसूस करते थे और सीधे उन्हें मार डालने की कोशिश करते थे। ये वास्तव में एक दुखद जीवन था। अपने पिछले और वर्तमान दोनों जीवनों में विक्रम स्वयं कोई असाधारण सुंदर व्यक्ति नहीं था, लेकिन वह इतना भी बदसूरत नहीं था कि लोग उसे देखकर डर जाएं। इसलिए पहले वह ओल्ड मैन आर्यन की मानसिकता नहीं समझ पा रहा था, लेकिन इस कला का अध्ययन करने के बाद उसे उनके दर्द का थोड़ा बहुत एहसास हुआ। सौभाग्य से इस कला का अभ्यास करना कठिन नहीं है और यह सामान्य साधना में बाधा भी नहीं डालती। अन्यथा मेरी वर्तमान स्थिति में इसके लिए समय निकालना मूर्खता होती। ये सोचकर उसने राहत की सांस ली। हालांकि उसे अपने रूप रंग को लेकर कोई विशेष जुनून नहीं था, लेकिन यदि वह अधिक आकर्षक बन सकता था और हमेशा युवा रह सकता था तो इसमें बुराई ही क्या थी। कौन जाने भविष्य में कुछ परी समान स्त्रियां स्वयं उसके पास चली आएं। और फिर उसके पिछले जीवन में एक कहावत भी थी, जब आ ही गए हो तो कोशिश क्यों न करो। अब जबकि यह कला उसके हाथ लग चुकी थी तो इसका अभ्यास न करना नुकसान ही होता। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि इसका अभ्यास अत्यंत सरल था। इसकी 2 विधियां थीं। पहली विधि में ध्यान लगाकर आध्यात्मिक ऊर्जा को शरीर में प्रवाहित किया जाता था, जिससे धीरे धीरे चेहरे और शरीर की सभी कमियां सुधरती जाती थीं। दूसरी विधि में धातु, लकड़ी, जल, अग्नि और पृथ्वी, इन 5 तत्वों के सार का उपयोग करके आधार बनाया जाता था। इस विधि में साधक को विशेष अभ्यास भी नहीं करना पड़ता था। शरीर में मौजूद 5 तत्वों का सार स्वतः कला को सक्रिय रखता था और धीरे धीरे शरीर को निखारता रहता था। सरल शब्दों में कहें तो व्यक्ति समय के साथ लगातार अधिक सुंदर होता जाता था, और इन 5 तत्वों की सामग्री के लिए किसी दुर्लभ खजाने की आवश्यकता भी नहीं थी। साधारण प्रथम और द्वितीय श्रेणी की आध्यात्मिक सामग्रियां ही पर्याप्त थीं। दुर्भाग्य से फिलहाल विक्रम केवल पहली विधि का ही उपयोग कर सकता था, क्योंकि वह प्रथम श्रेणी की आध्यात्मिक सामग्रियां खरीदने की स्थिति में नहीं था। इस प्रकार उसने अमर सौंदर्य कला का अभ्यास शुरू कर दिया। एक पूरी रात बीत जाने के बाद अगली सुबह जब उसने दर्पण में स्वयं को देखा तो उसका चेहरा पहले जैसा ही था, लेकिन उसे महसूस हुआ कि वह कुछ अधिक आकर्षक हो गया है। काफी देर तक स्वयं को देखने के बाद वह मुस्कुरा दिया। वह अच्छी तरह जानता था कि यह केवल भ्रम था। ये वैसा ही था जैसे दौड़ लगाने के बाद व्यक्ति को लगता है कि उसका वजन कम हो गया है। आखिर अमर सौंदर्य कला चाहे परिधीय स्तर की क्यों न हो, वह कोई चमत्कारी दिव्य शक्ति नहीं थी। यह ऐसा नहीं था कि कोई व्यक्ति अभ्यास शुरू करते ही घृणित रूप से सीधे अमर सौंदर्य स्तर पर पहुंच जाए। ये केवल धीरे धीरे चेहरे, त्वचा, हड्डियों और शरीर की संरचना में सकारात्मक सुधार लाती थी। जब सुधार अपनी सीमा तक पहुंच जाता तब उसका प्रभाव भी समाप्त हो जाता था। यह कोई ऐसी कला नहीं थी जिसमें 10वां स्तर प्राप्त करते ही हर कोई एक जैसा सुंदर बन जाए। यदि ऐसा होता तो इस कला का अभ्यास करने वाले सभी साधक एक जैसे दिखते और अमर सौंदर्य कहलाने योग्य ही नहीं रहते। समय पंख लगाकर उठता गया। पलक झपकते ही 1 महीने से अधिक समय बीत गया। ताबीज निर्माण प्रतिभा उजागर होने के बाद विक्रम का जीवन पहले से कहीं अधिक आरामदायक हो गया था। इस महीने उसने थोड़ा अतिरिक्त प्रयास किया और उन 2 दासियों में से एक को गर्भवती करने में सफल हो गया, जिन्हें अभी तक उसने उपपत्नी नहीं बनाया था। इस बार उसने अंकल अमरप्रीत की स्वयं पहल करने का इंतजार नहीं किया। वह सीधे उनके पास गया और 2 नई उपपत्नियां लेने की इच्छा प्रकट कर दी। आखिर ताबीज बनाना अपनी जगह था, लेकिन विवाह करना, उपपत्नियां रखना और अधिक संतानें उत्पन्न करना ही उसका वास्तविक लक्ष्य था। 2 लॉटरी पुरस्कारों का स्वाद चखने के बाद वह इस प्रणाली के लाभों को भली भांति समझ चुका था। जब अंकल अमरप्रीत ने उसकी बात सुनी तो कुछ देर तक चुप रहे। 1.5 वर्ष बीत जाने के बाद भी अधिकांश अमृतत्व बीज विवाह और संतानोत्पत्ति के विषय में अनिच्छुक थे। लेकिन विक्रम न केवल विरोध नहीं कर रहा था, बल्कि स्वयं उत्साहपूर्वक उपपत्नियां मांग रहा था। इससे अंकल अमरप्रीत भी कुछ उलझन में पड़ गए। कुछ देर विचार करने के बाद उन्होंने सहमति दे दी। उन्होंने विक्रम की पसंद पूछी और कहा कि कुछ दिनों बाद 2 युवतियां भेज दी जाएंगी। हालांकि उन्होंने ये भी स्पष्ट कर दिया कि इन दोनों को मिलाकर विक्रम की कुल 9 पत्नियां हो जाएंगी। इसके बाद उसे और कोई पत्नी या उपपत्नी नहीं मिलेगी। साथ ही उन्होंने उसे समझाया कि ताबीज निर्माण में उसकी प्रतिभा असाधारण है, इसलिए उसे स्त्रियों में अत्यधिक डूबने के बजाय ताबीज मार्ग पर अधिक ध्यान देना चाहिए।
पिछले 1.5 वर्ष में उसकी मेहनत, किसान पृष्ठभूमि और ताबीज प्रतिभा को देखते हुए मौर्य परिवार उसे अपने वास्तविक सदस्यों में शामिल करने पर विचार कर रहा था। इस समय यदि वह स्त्रियों के मोह में पड़कर अपना भविष्य बर्बाद कर लेता तो परिवार के उच्च अधिकारियों को जवाब देना कठिन हो जाता। बेशक, विक्रम ने गंभीरता से सिर हिलाते हुए वादा किया कि वह ताबीज मार्ग पर अधिक ध्यान देगा। हालांकि मन ही मन वह सोच रहा था, 9 पत्नियां शायद पर्याप्त होंगी। यदि प्रत्येक वर्ष हर पत्नी से एक बच्चा भी हो जाए तो 1 वर्ष में 9 बच्चे तो आसानी से हो ही जाएंगे। 10 दिन बाद अंकल अमरप्रीत अपने वादे के अनुसार मौर्य परिवार की 2 युवा स्त्रियों को लेकर आए, जिन्हें विक्रम की नई उपपत्नियां बनाया जाना था। साथ ही वे 4 वृद्ध महिलाओं को भी साथ लाए, जिनका काम विक्रम के परिवार की देखभाल करना था, कपड़े धोना, भोजन बनाना और बच्चों की देखरेख करना। जब विक्रम ने उन 40-50 वर्ष की महिलाओं को देखा तो वह गहरी सांस लिए बिना नहीं रह सका। उसे ऐसा लगा मानो उसका अपमान कर दिया गया हो। पहले जो दासियां और सेविकाएं आती थीं, वे सभी युवा और सुंदर लड़कियां होती थीं, लेकिन अब उनकी जगह अधेड़ उम्र की महिलाएं भेजी गई थीं। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वास्तव में ये अंतिम 2 उपपत्नियां ही थीं और भविष्य में उसके लिए कोई नई युवती नहीं आने वाली थी। आधा वर्ष और बीत गया। क्यूई शोधन द्वितीय चरण। साधना कक्ष के भीतर विक्रम ध्यानावस्था से धीरे धीरे जाग उठा। उसके वस्त्र बिना किसी हवा के स्वयं हल्के हल्के लहरा रहे थे। उसने अपने भीतर जमा अशुद्ध वायु की एक लंबी सांस बाहर छोड़ी और उसके चेहरे पर प्रसन्नता की चमक उभर आई। 1.5 वर्ष की कठिन साधना के बाद वह अंततः क्यूई शोधन प्रथम चरण से क्यूई शोधन द्वितीय चरण में प्रवेश कर चुका था। यदि बीच में संतान उत्पन्न करने और ताबीज बनाने में इतना समय न लगा होता तो वह बहुत पहले ही यह सफलता प्राप्त कर लेता। आखिर अब उसे हर महीने 5 आध्यात्मिक पत्थर प्राप्त होते थे और कभी कभी आध्यात्मिक चाय तथा औषधियां खरीदना भी उसकी साधना के लिए लाभदायक था। लेकिन विक्रम के विचार में ये समय व्यर्थ नहीं गया था। पिछले 6 महीनों में उसने अपनी 7वीं उपपत्नी तथा अंकल अमरप्रीत द्वारा भेजी गई मौर्य परिवार की दोनों युवतियों को भी अपनी उपपत्नियां बना लिया था। और आश्चर्य की बात यह थी कि दोनों ही सफलतापूर्वक गर्भवती हो चुकी थीं। उधर जैस्मिन, मोनिका और रिया भी अपने दूसरे बच्चे से गर्भवती थीं। अर्थात केवल आधे वर्ष के भीतर ही विक्रम के 6 और बच्चे संसार में आने वाले थे। ये बात इतनी असाधारण थी कि परिवार के प्रबंधक स्वयं उससे मिलने आए और उसे समझाने लगे कि स्त्रियों के मामलों में उसे थोड़ा संयम रखना चाहिए। संतान उत्पन्न करने की इतनी जल्दी करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। जहां तक ताबीज निर्माण का प्रश्न था, पिछले 6 महीनों में विक्रम ने 200 से अधिक ताबीज बनाए थे। उनमें से 50 को उसने सफलतापूर्वक वास्तविक ताबीजों में परिवर्तित किया और उन्हें हेवनली एंड एथेरियल पैविलियन में बेचकर परिवार के खर्चों में सहायता की। साथ ही उसने प्रबंधक को ये भी बताया कि अब उसे शांति ताबीज बनाने में लगभग 60% सफलता का विश्वास है। उसके अनुमान के अनुसार कुछ और महीनों के अभ्यास के बाद वह प्रथम श्रेणी की ताबीज बनाने का प्रयास कर सकता था। जैसे ही वह सफलतापूर्वक एक प्रथम श्रेणी निम्न गुणवत्ता ताबीज बना लेता, उसे आधिकारिक रूप से प्रारंभिक स्तर का ताबीज गुरु माना जाता। क्यूई शोधन द्वितीय चरण। अब मेरी आध्यात्मिक शक्ति पहले चरण की तुलना में लगभग दोगुनी हो चुकी है। विक्रम खड़ा हुआ और अपने दंतियन सागर में उमती आध्यात्मिक शक्ति को महसूस करने लगा। अब मेरे लिए प्रथम श्रेणी मध्यम गुणवत्ता वाले ताबीज बनाना कठिन नहीं रहा। पहले एक ताबीज बनाते ही मेरी सारी शक्ति समाप्त हो जाती थी, और यदि ताबीज थोड़ा भी कठिन होता तो वह सीधे असफल हो जाता था। यदि मेरे पास उपयुक्त सामग्री हो तो शायद मैं कुछ प्रथम श्रेणी उच्च गुणवत्ता वाले ताबीज भी बना सकता हूँ, जिन्हें आत्मरक्षा के लिए प्रयोग किया जा सके। असल में उसे रोकने वाली चीज उसकी ताबीज कला नहीं, बल्कि उसकी साधना थी। उसके पास पहले से ही द्वितीय श्रेणी उच्च स्तरीय ताबीज निर्माण कौशल था। जब तक उसकी साधना आवश्यक स्तर तक पहुंचती जाती, वह उच्च स्तर की ताबीज बना सकता था। दुर्भाग्यवश उसके पास अभी ऐसे उच्च गुणवत्ता वाले ताबीज कागज, आध्यात्मिक स्याही और उपकरण नहीं थे जिनसे प्रथम श्रेणी उच्च गुणवत्ता ताबीज बनाए जा सके। कौशल चाहे कितना भी महान क्यों न हो, बिना सामग्री के शून्य से कुछ उत्पन्न नहीं किया जा सकता था। यदि वह हेवनली एंड एथेरियल पैविलियन जाकर अचानक महंगी ताबीज सामग्री खरीदने लगता तो उसे यह समझाना कठिन हो जाता कि उसे उनकी आवश्यकता क्यों है। और वैसे भी उसके पास इतने अतिरिक्त आध्यात्मिक पत्थर नहीं थे। अब मुझे कुछ मंत्रों का अभ्यास भी शुरू करना चाहिए, अन्यथा ताबीजों के अतिरिक्त मेरे पास कोई युद्ध क्षमता नहीं है, विक्रम ने स्वयं से कहा। अब तक उसने एक भी वास्तविक मंत्र नहीं सीखा था। यदि ताबीजों को अलग कर दिया जाए
तो उसकी युद्ध शक्ति लगभग शून्य थी। साधना के मार्ग पर संघर्ष और युद्ध अपरिहार्य थे। भले ही वह केवल शांतिपूर्वक विवाह करके संतानें उत्पन्न करना चाहता हो, मुसीबतें स्वयं चलकर उसके पास आ सकती थी। भाग्य के भरोसे अमृतत्व के मार्ग पर चलना केवल आत्मप्रवंचना थी। हालांकि फिलहाल उसे जल्दबाजी करने की आवश्यकता नहीं थी। जब तक वह मौर्य परिवार के संरक्षण में था, तब तक कोई विशेष खतरा नहीं होना चाहिए था। ये सोचकर वह साधना कक्ष से बाहर निकला और बच्चों के साथ खेलने चला गया। जैसे ही उसने एक छोटे बच्चे को गोद में उठाया, उसने देखा कि नितिन उसकी ओर आ रहा है। विक्रम मुस्कुराया और बच्चे को चिढ़ाते हुए बोला, आओ चाचा, नितिन को नमस्ते करो। बच्चा अभी केवल 1 वर्ष का था और बस अस्पष्ट ध्वनियां निकाल सकता था। नितिन पास आकर मुस्कुराया, विक्रम, क्यूई शोधन द्वितीय चरण में प्रवेश करने पर बधाई हो। दोनों के घर पास पास थे। अभी कुछ देर पहले नितिन अपने आंगन में अभ्यास कर रहा था, तभी उसने यहाँ की आध्यात्मिक ऊर्जा में आए परिवर्तन को महसूस किया और समझ गया कि विक्रम ने सफलता प्राप्त कर ली है। हाँ, बहुत समय हो गया था, अब तो सफलता मिलनी ही थी, विक्रम ने हंसते हुए उत्तर दिया। नितिन 7वीं श्रेणी की आध्यात्मिक जड़ वाला प्रतिभाशाली साधक था। उसने अपना पूरा ध्यान साधना पर केंद्रित रखा था और स्त्रियों के मामलों में समय नष्ट नहीं किया था। वह आधा वर्ष पहले ही द्वितीय चरण में प्रवेश कर चुका था। अचानक नितिन ने विक्रम को गौर से देखा और कहा, अरे, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम पहले से अधिक गोरे और आकर्षक हो गए हो। इन दिनों आखिर कर क्या रहे हो। ये सुनकर विक्रम क्षणभर के लिए ठिठक गया। उसके मन में तुरंत अमर सौंदर्य कला का विचार आया। यद्यपि वह उस कला को बहुत महत्व नहीं देता था, फिर भी समय समय पर उसका अभ्यास करता रहता था। शायद उसी का प्रभाव अब धीरे धीरे दिखाई देने लगा था। हालांकि साधना करने से त्वचा स्वाभाविक रूप से बेहतर हो जाती थी, लेकिन चेहरे की बनावट और रूप रंग में इतना परिवर्तन सामान्यतः प्रारंभिक चरणों में नहीं होता था। विक्रम ने सहजता से उत्तर दिया, शायद पहले खेतों में काम करने के कारण मेरी हालत खराब रहती थी। अब आरामदायक जीवन मिल गया है और मैं बड़ा भी हो रहा हूँ, इसलिए थोड़ा सुधार आ गया होगा। वाह, पहले तो हम दोनों लाल फूल और हरी पत्ती की तरह साथ साथ थे। अगर तुम ऐसे ही सुंदर होते गए तो मैं पूरी तरह दब जाऊंगा। नितिन ने मजाक किया। दफा हो जाओ, विक्रम हंस पड़ा। कुछ और वर्ष रुक जाओ, तब तुम ही मेरी सुंदरता को उभारने वाली हरी पत्ती बनोगे। अगले दिन विक्रम मौर्य परिवार की पुस्तकालय गया। वहां उसने एक आध्यात्मिक पत्थर देकर मूल मंत्र परिचय नामक पुस्तक किराए पर ली और मंत्र साधना शुरू कर दी। चट चट, अभ्यास कक्ष के भीतर उसने अपनी उंगली आगे बढ़ाई। उंगली के ऊपर लगातार चिंगारियां प्रकट हो रही थीं, लेकिन हर बार छोटी सी अग्नि बनने से पहले ही बुझ जाती थी। वह मूल मंत्रों में से एक अग्निगोला मंत्र का अभ्यास कर रहा था। यह मंत्र एक अग्निगोला बनाकर शत्रु की ओर प्रक्षेपित करता था, लेकिन इसे सीखना बिल्कुल आसान नहीं था। इसमें आध्यात्मिक शक्ति का सूक्ष्म नियंत्रण और जटिल प्राचीन मंत्रोच्चार दोनों की आवश्यकता होती थी। यह कोई साधारण बात नहीं थी कि बस अग्निगोला चिल्लाया और मंत्र चल गया। कई दिनों तक अभ्यास करने के बाद भी विक्रम इसे पूरी तरह नहीं सीख पाया था। 1 घंटे के अभ्यास के बाद उसकी आध्यात्मिक शक्ति लगभग समाप्त हो गई। वह तुरंत बैठ गया और ध्यान लगाकर शक्ति पुनः प्राप्त करने लगा। इस प्रकार उसके दैनिक जीवन में एक और कार्य जुड़ गया, मंत्र साधना। 1 महीना बीत गया। चट, इस बार विक्रम की उंगली के ऊपर अंगूठे के आकार का लाल अग्निगोला प्रकट हुआ। यद्यपि वह छोटा था, लेकिन उससे निकलने वाली गर्मी ने पूरे अभ्यास कक्ष का तापमान बढ़ा दिया। विक्रम ने लगातार आध्यात्मिक शक्ति उसमें प्रवाहित की। धीरे धीरे वह अग्निगोला अंडे के आकार का हो गया। फिर उसकी उंगली हल्की से कांपी। उसने सामने रखे लक्ष्य की ओर संकेत किया, जाओ। धाम, अग्निगोला लक्ष्य से टकराया। अगले ही क्षण महीन लोहे से बना लक्ष्य पिघलकर लाल तप्त धातु में बदल गया। ये दृश्य देखकर विक्रम गहरी सांस लेने से स्वयं को रोक नहीं पाया। कोई आश्चर्य नहीं कि नितिन कहता था कि जन्मजात योद्धा की शक्ति केवल क्यूई शोधन तृतीय चरण के बराबर होती है। ऐसे अग्निगोले के सामने चाहे किसी की युद्ध कला कितनी भी उच्च क्यों न हो, एक बार सीधे प्रहार लग जाए तो मृत्यु निश्चित है। उसे अनायास ही अरावली पर्वत की यात्रा के दौरान मौर्य परिवार और राठौर परिवार के बीच हुई लड़ाई याद आ गई। उस समय दोनों पक्षों के साधक जिस गति से अग्निगोले, जल बाण और वायु ब्लेड छोड़ रहे थे, वह उसकी वर्तमान क्षमता से कहीं अधिक थी। वे एक साथ कई मंत्र चला सकते थे, जिससे बचाव करना लगभग असंभव हो जाता था। लेकिन फिर उसने सिर हिलाया और आह भरी। मंत्र सीखना सचमुच बहुत कठिन है।
पूरे 1 महीने में मैं केवल अग्नि गोला मंत्र ही सीख पाया हूँ। अभी तो वायु नियंत्रण, वस्तु संचालन, दिव्य दृष्टि, ध्वनि संचरण और श्वास छिपाने जैसे मूल मंत्र भी बाकी हैं। पता नहीं उन सबको सीखने में कितना समय लगेगा। उसने गहरी सांस ली। एक साधारण मंत्र सीखने में ही इतना समय लग गया। यदि यह कोई उच्च स्तरीय मंत्र होता तो स्थिति और भी कठिन होती। साधना वास्तव में समय, ऊर्जा और धन की भूखी थी। इसी क्षण उसे अपने ताबीज निर्माण कौशल का वास्तविक मूल्य समझ में आया। अब वह जान गया था कि यह कौशल इतना दुर्लभ और मूल्यवान क्यों माना जाता है। केवल कठिनाई ही कारण नहीं थी, साधना स्वयं ही व्यक्ति का अधिकांश समय, ऊर्जा और धन निगल जाती थी। ऐसी स्थिति में यदि कोई अतिरिक्त कला भी सीखनी हो तो उसके लिए और अधिक संसाधनों की आवश्यकता पड़ती थी। अधिकांश साधकों के पास इतने संसाधन नहीं होते थे कि वे एक साथ कई मार्गों पर चल सकें। इसलिए वे मजबूर होकर केवल एक ही मार्ग को चुनते और उसी में अपना संपूर्ण जीवन लगा देते थे। 2 महीने बाद विक्रम की 7वीं संतान का जन्म हुआ। प्रसूति कक्ष के बाहर खड़ा विक्रम जैसे ही भीतर से नवजात शिशु के रोने की आवाज सुनाई दी, तुरंत उत्साहित हो उठा। उसके चेहरे पर प्रसन्नता और आश्चर्य की झलक दिखाई देने लगी, लेकिन अगले ही क्षण उसकी आंखों में एक जटिल भाव उभर आया। ठीक उसी समय जब बच्चे ने जन्म लिया, विक्रम ने अपने भीतर एक अजीब सी अनुभूति महसूस की। आध्यात्मिक जड़, उसकी अपनी आध्यात्मिक जड़ अचानक धकने लगी थी, और उसी क्षण सिस्टम की सूचना ने उसकी अनुभूति को सत्य सिद्ध कर दिया। बधाई हो होस्ट, आपने पहली बार एक आध्यात्मिक जड़ वाले बच्चे को जन्म दिया है और आपको एक लॉटरी अवसर प्राप्त हुआ है। ये सूचना सुनते ही विक्रम की आंखें चमक उठीं। तो मेरा अनुमान सही था। बच्चे के जन्म के समय आध्यात्मिक जड़ पहले से मौजूद होती है, लेकिन वह पूरी तरह विकसित नहीं होती। उसे 5 या 6 वर्ष की आयु तक बने और परिपक्व होने की आवश्यकता होती है, तभी उसकी पहचान की जा सकती है। और चूंकि मेरे पास सिस्टम है, मेरे बच्चों की आध्यात्मिक जड़ें मेरी अपनी आध्यात्मिक जड़ से जुड़ जाती हैं। इसलिए जैसे ही यह बच्चा पैदा हुआ, मैं उसकी आध्यात्मिक जड़ को महसूस कर सका। इसका अर्थ ये भी है कि मेरे पहले 6 बच्चों में से किसी के पास भी आध्यात्मिक जड़ नहीं थी। ये सोचते ही विक्रम के मन में एक साथ 2 प्रकार की भावनाएं उमड़ पईं। एक ओर वह अत्यंत प्रसन्न और उत्साहित था, आखिर केवल आध्यात्मिक जड़ वाले लोग ही अमृतत्व के मार्ग पर चल सकते थे। केवल ऐसे बच्चों की जन्मजात प्रतिभा उसके साथ जुटती और उसकी साधना की गति को बढ़ाती। लेकिन दूसरी ओर ये सत्य कि उसके पहले 6 बच्चों में से किसी के पास भी आध्यात्मिक जड़ नहीं थी, उसके हृदय को भारी कर गया। हालांकि वह पहले से मानसिक रूप से इसके लिए तैयार था, फिर भी जब ये वास्तविकता उसके सामने आई तो उसे भीतर से पीड़ा हुई। आध्यात्मिक जड़ न होने का अर्थ था कि उसके वे बच्चे भविष्य में केवल साधारण मनुष्य बनकर रह जाएंगे। एक दिन वह अपनी आंखों से उन्हें जन्म, वृद्धावस्था, बीमारी और मृत्यु के चक्र से गुजरते हुए देखेगा। यही साधना संसार की सबसे क्रूर सच्चाइयों में से एक थी। स्वामी, आपको क्या हुआ? उसके पास खड़ी जैस्मिन ने देखा कि विक्रम अचानक गहरी सोच में डूब गया है, तो उसने चिंता से पूछा। कुछ नहीं, विक्रम ने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाया। बस अचानक कुछ बातें याद आ गईं। उसने अपने मन को शांत किया। जन्म, वृद्धावस्था, बीमारी और मृत्यु, ये सभी प्रकृति के नियम थे। उसके बच्चों के पास आध्यात्मिक जड़ नहीं थी, लेकिन उसकी पत्नियों के पास भी तो नहीं थी। भविष्य में वे सभी उससे पहले मृत्यु को प्राप्त होंगी। और यद्यपि उसके पास सिस्टम था तथा वह अमृतत्व के मार्ग पर चल रहा था, इसका अर्थ यह नहीं था कि वह निश्चित रूप से अमर बन जाएगा या अनंत आयु प्राप्त कर लेगा। तो फिर अभी से इतनी चिंता करने का क्या लाभ? बेशक, यदि भविष्य में उसके सभी बच्चे साधना के मार्ग पर चल पाते, तो उससे अधिक सुखद बात और कुछ नहीं हो सकती थी। और यदि ऐसा न भी हो, तो कम से कम वह एक पिता के रूप में उन्हें ऐसा जीवन दे सकता था जिसमें वे यथासंभव कम कष्ट झेलें, अच्छे वातावरण में बड़े हों और सुखी जीवन जी सकें। बधाई हो मालिक, छोटे मालिक का जन्म हुआ है। उसी समय दाई एक कपड़े में लिपटे हुए बच्चे को गोद में लेकर बाहर आई। पुत्र है? विक्रम ने पूछा। जी हाँ, पुत्र है, दाई ने मुस्कुराकर उत्तर दिया। विक्रम ने बच्चे को अपनी बाहों में लिया। उसने नवजात शिशु के लाल और सिकुड़े हुए चेहरे को देखा और उसके होंठों पर कोमल मुस्कान उभर आई। तुम मेरे पहले आध्यात्मिक जड़ वाले पुत्र हो। भविष्य में शायद तुम्हें मेरे साथ साधना के मार्ग की अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। उसने धीरे से बच्चे को ऊपर उठाया और कहा, इस बच्चे का नाम होगा अर्नव। यह उसका पहला आध्यात्मिक जड़ वाला पुत्र था। वह आशा करता था कि भविष्य में अर्नव उसके साथ अमृतत्व के मार्ग पर आगे बढ़ेगा और एक दिन उसके साथ स्वर्गारोहण करेगा। अर्नव,
जैस्मिन, मोनिका, रिया और अन्य स्त्रियां ये नाम सुनकर थोड़ी हैरान रह गईं। पहले जब भी विक्रम अपने बच्चों का नाम रखता था, उनमें शांति, सुख और आनंद जैसे अर्थ छिपे होते थे। लेकिन इस बच्चे का नाम अचानक इतना अलग क्यों था? उनके चेहरे पर उभरे प्रश्न देखकर विक्रम हल्का सा मुस्कुराया। मैं ये बात बाद में बताने वाला था, लेकिन आज एक और शुभ समाचार है। आज मैंने सफलतापूर्वक प्रथम श्रेणी का ताबीज अंकित कर लिया है और आधिकारिक रूप से एक प्रारंभिक ताबीज गुरु बन गया हूँ। ये सुनते ही सभी स्त्रियों की आंखें चमक उठीं। विक्रम ने आगे कहा, यह मेरे साधना मार्ग का पहला वास्तविक कदम है, और चूंकि इस बच्चे का जन्म भी आज हुआ है, इसलिए मैंने इसका नाम अर्णव रखा है, इस आशा के साथ कि भविष्य में ये भी अमृतत्व के मार्ग पर चलेगा। वास्तव में ये स्पष्टीकरण केवल अपनी पत्नियों के लिए नहीं था, यह मौर्य परिवार के लिए भी था। भविष्य में यदि उसके सभी बच्चों में से केवल अर्णव के पास आध्यात्मिक जड़ पाई जाती, तो स्वाभाविक रूप से लोगों को संदेह होता। इसलिए उसने पहले से ही एक उचित कारण तैयार कर लिया था। बधाई हो स्वामी, बधाई हो स्वामी। आज तो दोहरी खुशी का दिन है। पहले आप ताबीज गुरु बने और फिर पुत्र का जन्म हुआ। यह अत्यंत शुभ संकेत है। स्त्रियां एक के बाद एक प्रसन्नता से उसे बधाई देने लगीं। अरावली मौर्य परिवार में रहने के कारण उन्हें ताबीज निर्माण के बारे में भी अच्छी जानकारी हो चुकी थी। वे जानती थी कि अब जब विक्रम एक वास्तविक ताबीज गुरु बन गया है, तो परिवार में उसका स्थान पूरी तरह बदल जाएगा, और स्वाभाविक रूप से उसकी पत्नियों तथा उपपत्नियों का दर्जा भी बढ़ जाएगा। पूरा परिवार हर्षोल्लास के साथ प्रसूति कक्ष में प्रवेश कर गया और उस उपपत्नी से मिलने लगा जिसने बच्चे को जन्म दिया था। उस स्त्री का नाम संजना था। जब उसने सुना कि विक्रम आधिकारिक रूप से ताबीज गुरु बन चुका है और उसके पुत्र का नाम अर्णव रखा गया है, तो वह भी अत्यंत प्रसन्न हुई। कुछ देर बातचीत करने के बाद सभी लोग प्रसूति कक्ष से बाहर निकल गए। विक्रम ने अर्णव को जैस्मिन की गोद में सौंप दिया और स्वयं अध्ययन कक्ष की ओर बढ़ गया। आज उसे अपनी तीसरी लॉटरी निकालनी थी। सिस्टम, मैं लॉटरी निकालना चाहता हूँ। उसके सामने फिर वही परिचित लॉटरी चक्र प्रकट हो गया। 2 बार लॉटरी निकालने के बाद भी हर बार उसकी धड़कनें तेज हो जाती थी। वह उत्साह और घबराहट दोनों से भरा हुआ था। बस इस बार मुझे अमर सौंदर्य कला जैसी बेकार चीज मत देना, कुछ उपयोगी देना। उसने मन ही मन प्रार्थना की और कहा, लॉटरी शुरू करो। तुरंत हल्के लाल रंग के चक्र पर सुनहरी रोशनी घूमने लगी। विक्रम की आशापूर्ण दृष्टि उसके पीछे पीछे घूमती रही। धीरे धीरे सुनहरी रोशनी की गति कम होने लगी। अंततः वह एक पुरस्कार खंड के ऊपर आकर रुक गई। डिंग, बधाई हो होस्ट, आपको स्वर्णिम ताबीज खजाना प्राप्त हुआ है। पुरस्कार सिस्टम स्पेस में रख दिया गया है। होस्ट किसी भी समय इसकी जांच कर सकता है। सिस्टम की सूचना के साथ एक चमकदार स्वर्ण ईंट की आकृति उसके सामने प्रकट हुई। ताबीज खजाना। विक्रम की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। उसे मौर्य परिवार के एक ग्रंथ में इस प्रकार की वस्तु का उल्लेख पढ़ना याद था। ताबीज खजाना एक विशेष प्रकार का खजाना था जो साधारण ताबीज और जादुई खजाने के बीच की श्रेणी में आता था। इसमें किसी जादुई खजाने की शक्ति का एक भाग विशेष ताबीज में सील कर दिया जाता था। इस प्रकार निम्न स्तर के साधक भी अस्थायी रूप से जादुई खजाने की शक्ति का उपयोग कर सकते थे। यद्यपि वह शक्ति मूल जादुई खजाने की केवल 1 या 2% ही होती थी, फिर भी वह अत्यंत भयानक थी। आखिर वह जादुई खजाना था। ऐसी वस्तुएं केवल नवजात आत्मा स्तर के महाशक्तिशाली साधक ही उपयोग कर सकते थे। सामान्य नींव स्थापना साधकों के लिए भी वे विनाशकारी हथियार मानी जाती थीं। ताबीज खजाने अत्यंत दुर्लभ और अमूल्य होते थे। विक्रम ने उनके बारे में केवल पुस्तकों में पढ़ा था। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसे स्वयं एक प्राप्त होगा। उसने तुरंत सिस्टम स्पेस में रखे ताबीज खजाने की जांच की। ताबीज खजाना, स्वर्ण ईंट। विवरण: स्वर्ण प्रकाश सत्य पुरुष द्वारा अपने उच्च स्तरीय जादुई खजाने स्वर्ण ईंट का उपयोग करके निर्मित ताबीज खजाना। उपयोग करने पर यह स्वर्ण ईंट को बुलाकर मूल खजाने की 30% शक्ति के साथ शत्रु पर प्रहार करता है। विशेष सूचना: इसकी पूर्ण शक्ति 3 बार प्रयोग की जा सकती है। नींव स्थापना स्तर की आध्यात्मिक शक्ति ही इसकी संपूर्ण शक्ति प्रकट कर सकती है। क्यूई शोधन स्तर का साधक केवल आंशिक शक्ति ही उपयोग कर सकता है। ये जानकारी पाते ही विक्रम का हृदय उत्साह से भर गया। ये तो किसी उच्च स्तरीय जादुई खजाने से बनाया गया है। इसका अर्थ है कि इसकी शक्ति सामान्य ताबीज खजानों से कहीं अधिक होगी। वह रोमांचित हो उठा। ताबीज खजानों की शक्ति उस जादुई खजाने की गुणवत्ता पर निर्भर करती थी जिससे उन्हें बनाया जाता था, और यह स्वर्ण ईंट ताबीज खजाना एक उच्च स्तरीय जादुई खजाने से निर्मित था।
अर्थात इसकी शक्ति ताबीज खजानों में भी शीर्ष स्तर की मानी जाएगी। यदि इसकी पूरी शक्ति 3 बार प्रयोग की जाए तो ये पूरी तरह नष्ट हो जाएगा। लेकिन मेरी वर्तमान QE शोधन साधना के साथ मैं इसकी केवल 10 से 20% शक्ति ही प्रयोग कर सकता हूँ। उस स्थिति में शायद मैं इसे लगभग 10 बार उपयोग कर सकूंगा। विक्रम ने मन ही मन गणना की। हर बार उपयोग करने पर ताबीज खजाने में सील की गई शक्ति का एक भाग समाप्त हो जाता था। जब सारी शक्ति समाप्त हो जाती तो ताबीज खजाना भी साधारण वस्तु बन जाता। जब तक मूल जादुई खजाना मौजूद न हो और उसकी शक्ति से इसे पुनः भरा न जाए, इसकी मरम्मत संभव नहीं थी। और सिस्टम द्वारा दिया गया ये ताबीज खजाना तो स्वाभाविक रूप से मरम्मत योग्य नहीं था। इसके अलावा बहुत कम अमर साधक ऐसे होते थे जो अपने जादुई खजाने की शक्ति निकालकर ताबीज खजाने बनाते थे। आमतौर पर केवल वे महाशक्तिशाली साधक ऐसा करते थे जो अपने जीवन के अंतिम चरण में पहुंच चुके होते और अपनी मृत्यु से पहले अपने वंशजों के लिए कोई शक्तिशाली सुरक्षा साधन छोड़ जाना चाहते थे। विक्रम ने मन ही मन एक विचार किया और सिस्टम स्पेस से स्वर्णीय तावीज निकाल लिया। अगले ही क्षण उसकी हथेली में अचानक एक सुनहरा तावीज प्रकट हो गया। ये तावीज उन तावीजों की तुलना में कहीं अधिक चिकना और मोटा था जिन्हें वह सामान्यतः स्वयं बनाता था। उस पर अंकित स्वर्णीय का चित्र चमकदार सुनहरी आभा बिखेर रहा था, मानो वह जीवित हो और किसी भी क्षण वास्तविक रूप धारण कर ले। द्वितीय स्तरीय तावीज आचार्य का ज्ञान प्राप्त होने के कारण विक्रम एक नज़र में समझ गया कि यह तावीज किसी उच्च स्तरीय दैत्य पशु की खाल से बनाया गया था। वह जिन साधारण तावीज पत्रों का उपयोग करता था वे अधिकांशतः निम्न स्तरीय आध्यात्मिक सामग्रियों से निर्मित होते थे। उदाहरण के लिए अरावली पर्वत पर फैले हुए अरावली बांस स्वयं एक प्रकार की निम्न स्तरीय आध्यात्मिक सामग्री थे। जहां तक उच्च गुणवत्ता वाले तावीज पत्रों का प्रश्न था, उन्हें बनाने के लिए उन्नत आध्यात्मिक पदार्थों या शक्तिशाली दैत्य पशुओं की खाल की आवश्यकता पड़ती थी। द्वितीय स्तरीय तावीजों को बनाने की सामग्री भी कुछ ऐसी ही थी। तावीज पत्र और तावीज स्याही तैयार करने के लिए प्रथम या द्वितीय श्रेणी की आध्यात्मिक सामग्रियों की आवश्यकता होती थी। यही कारण था कि जैसे जैसे कोई तावीज आचार्य ऊंचे स्तर पर पहुंचता जाता, उसकी राह उतनी ही कठिन होती जाती। केवल उन्नति करना ही कठिन नहीं था, बल्कि सामग्री की लागत भी अत्यंत अधिक होती थी। अपनी कला को निखारने के लिए उन्हें निरंतर धन इस अथाह खाई में झोंकना पड़ता था। इस तावीज के साथ अब मेरे पास भी एक गुप्त तुरुप का पत्ता है। भविष्य में यदि मुझे आधार स्थापना स्तर से नीचे के साधकों का सामना करना पड़ा तो यह मेरी प्राणक्षक शक्ति सिद्ध होगी। विक्रम ने अत्यंत सावधानी से तावीज को वापस सुरक्षित रख दिया। भले ही वह QE शोधन स्तर पर इसकी पूरी शक्ति का केवल एक अंश ही उपयोग कर सके, फिर भी वर्तमान में यह उसके लिए पर्याप्त था। ठीक वैसे ही जैसे नवजात आत्मा नेसेंट सोल स्तर के 2 या 3 जादुई खजाने आधार स्थापना साधकों को आसानी से कुचल सकते थे, उसी प्रकार यदि वह QE शोधन स्तर पर इस तावीज का प्रयोग करता तो भले ही उससे केवल आंशिक शक्ति ही निकलती, वह QE शोधन स्तर के अधिकांश साधकों को परास्त करने के लिए पर्याप्त होती। कल मैं अंकल अमरप्रीत को बता दूंगा कि अब मैं प्रथम श्रेणी के निम्न स्तरीय तावीज बना सकता हूँ। विक्रम ने खिड़की के बाहर गहराती रात की ओर देखते हुए कहा। उसे हेवनली एंड एथीरियल पेविलियन से तावीज निर्माण की सामग्री खरीदे हुए लगभग 1.5 वर्ष बीत चुका था। इन 1.5 वर्षों में उसने 500 से 600 तावीज पत्र खरीदे थे और लगभग 500 से अधिक तावीज बना डाले थे। अब उसका अभ्यास भी लगभग पूर्णता के निकट पहुंच चुका था। उसने पहले ही योजना बना रखी थी कि इसी समय के आसपास वह स्वयं को एक योग्य तावीज आचार्य के रूप में प्रकट करेगा। संयोग से आज उसने अपने पुत्र अर्नव का नामकरण करते समय अपनी पत्नियों और उपपत्नियों के सामने इसका संकेत भी दे दिया था, इसलिए अब और प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं थी। अपने पुत्र अर्नव के बारे में सोचते ही विक्रम का ध्यान अपनी आध्यात्मिक जड़ों की ओर चला गया। जब अर्नव का जन्म हुआ था, उसी क्षण उसकी आध्यात्मिक जड़ों में एक रहस्यमय स्पंदन उत्पन्न हुआ था, किंतु अब तक उसे कोई विशेष परिवर्तन महसूस नहीं हुआ था। न जाने मेरे पुत्र की आध्यात्मिक जड़ें कैसी होंगी और उसकी प्रतिभा के प्रभाव से मेरी आध्यात्मिक जड़ों में कितना परिवर्तन आया होगा। विक्रम स्वयं से बुदबुदाया। आध्यात्मिक जड़ें किसी साधक की अमृतत्व पथ पर चलने की क्षमता और संभावनाओं का प्रतीक होती हैं। वे शरीर में किसी अतिरिक्त अंग की तरह दिखाई नहीं देती। उसने पूर्व में जिन ग्रंथों का अध्ययन किया था, उनके अनुसार आध्यात्मिक जड़ों वाले साधकों के क्रियान्वयन बिंदु और दानतीयन सामान्य मनुष्यों से भिन्न होते हैं। इसी कारण यद्यपि विक्रम स्वयं एक साधक था, फिर भी वह प्रत्यक्ष रूप से यह नहीं देख सकता था कि उसकी आध्यात्मिक जड़ों में क्या परिवर्तन हुआ है और वह परिवर्तन कितना महत्वपूर्ण है।
इसके लिए विशेष खजानों या आध्यात्मिक नेत्रकला जैसी तकनीकों की आवश्यकता होती थी। लेकिन वर्तमान में उसके पास इनमें से कोई भी साधन उपलब्ध नहीं था। इसलिए उसने सबसे सरल और प्रत्यक्ष तरीका चुना। वह अपनी साधना के दौरान स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित करने की गति की तुलना पहले से करने लगा। आखिरकार आध्यात्मिक जदों में सुधार का सबसे स्पष्ट संकेत आध्यात्मिक ऊर्जा के प्रति संवेदनशीलता और उसके अवशोषण की क्षमता ही होती है। जितनी बेहतर आध्यात्मिक जदें होंगी, उतना ही बेहतर आध्यात्मिक ऊर्जा के साथ सामंजस्य होगा, साधना की गति उतनी ही तेज होगी और बाधाएं भी उतनी ही कम होंगी। कई घंटे बीत गए। विक्रम ने पुष्टि कर ली कि उसकी साधना की गति वास्तव में पहले की तुलना में बढ़ी थी, किंतु यह वृद्धि बहुत मामूली थी, 10% से भी कम। इस छोटे से परिवर्तन से विक्रम ने एक निष्कर्ष निकाल लिया। उसके पुत्र अर्णव की आध्यात्मिक जदें भी असाधारण नहीं थीं। भले ही वह अभी नवजात था और उसकी आध्यात्मिक जदें पूर्ण रूप से विकसित न हुई हों, 5 या 6 वर्ष की आयु तक पहुंचने पर भी उनकी गुणवत्ता बहुत अधिक होने की संभावना नहीं थी। यदि वे केवल 8वीं या 9वीं श्रेणी की आध्यात्मिक जदें निकली तो भी आश्चर्य की बात नहीं होगी। आध्यात्मिक जदों वाला 7वां बच्चा मिल जाना ही बहुत बड़ा सौभाग्य है, फिर उनकी गुणवत्ता इतनी उत्कृष्ट कैसे हो सकती है? विक्रम ने हल्की सांस भरते हुए कहा। उसे पता था कि यह बिल्कुल सामान्य बात थी। उसकी पत्नियां सभी साधारण मनुष्य थीं और उसकी अपनी आध्यात्मिक जदें भी केवल 9वीं श्रेणी की थीं। ऐसी स्थिति में उसके बच्चों के भीतर आध्यात्मिक जदें उत्पन्न होने की संभावना केवल 1 या 2% थी। 7वें बच्चे में आध्यात्मिक जदों का होना ही पहले से अत्यंत भाग्यशाली घटना मानी जा सकती थी। जहां तक उन जदों की गुणवत्ता मध्य श्रेणी या उच्च श्रेणी का प्रश्न था, उसके बारे में अत्यधिक कल्पनाएं करना व्यर्थ था। कुछ दुर्लभ अपवादों को छोड़ दिया जाए तो अधिकांश बच्चों की आध्यात्मिक जदें उनके माता पिता जैसी ही होती थीं, और उनमें भी 99% निम्न स्तरीय आध्यात्मिक जदें ही होती थीं। मौर्य परिवार के जिन अमर अंकुरों ने अब तक साधना का मार्ग अपनाया था, उन सभी के पास निम्न स्तरीय आध्यात्मिक जदें थीं, किसी के पास भी मध्य स्तरीय आध्यात्मिक जदें नहीं थीं। यदि मुझे अधिक आध्यात्मिक जदों वाले बच्चे चाहिए तो सबसे अच्छा उपाय यही होगा कि किसी ऐसी स्त्री से संतान उत्पन्न करूं जिसके पास स्वयं आध्यात्मिक जदें हों। विक्रम ने मन ही मन सोचा, यदि माता और पिता दोनों साधक हों तथा दोनों के पास आध्यात्मिक जदें हों, तो उनके बच्चों में आध्यात्मिक जदों के जन्म लेने की संभावना 10 से 20% तक पहुंच सकती थी। उसे महसूस हुआ कि यदि वह केवल साधारण स्त्रियों से ही संतान उत्पन्न करता रहा तो उसके 10 में से 9 बच्चे सामान्य मनुष्य ही होंगे। विवाह और संतानोत्पत्ति को लेकर उसके मन में कई व्यवहारिक और स्वार्थपूर्ण विचार थे, किंतु वह इस उन्मत्त संतान वृद्धि को अनंत काल तक जारी नहीं रखना चाहता था, क्योंकि जिन बच्चों के पास आध्यात्मिक जदें नहीं होंगी, उन्हें वह अंततः वृद्ध होते, रोगग्रस्त होते और मृत्यु का सामना करते हुए ही देखेगा। अभी तो उसके बच्चे कम थे, इसलिए वह प्रत्येक को प्रेम और सुख दे सकता था, लेकिन यदि बच्चों की संख्या अत्यधिक बढ़ गई तो विक्रम जानता था कि तब वह सबके साथ समान व्यवहार नहीं कर पाएगा। इतिहास में सम्राटों द्वारा अपने ही पुत्रों की हत्या किए जाने की घटनाएं इसका पर्याप्त प्रमाण थीं। यदि उसके बहुत अधिक बच्चे हो गए तो संभव है कि वह आध्यात्मिक जदों से रहित बच्चों के प्रति धीरे धीरे उदासीन हो जाए। इसके अतिरिक्त पत्नियां और उपपत्नियां लेकर संतान उत्पन्न करना भी समय और ऊर्जा की भारी मांग करता था। अभी इन बातों के बारे में सोचना कुछ अधिक ही दूर की कौड़ी है। बच्चे तो होने ही हैं। यदि परिस्थितियां अनुमति दे तो जन्म और पालन पोषण दोनों में सर्वोत्तम प्रयास करना चाहिए। विक्रम ने गहरी सांस ली, सिर हिलाया और इन विचारों को मन से निकाल दिया। उसे लगा कि वह आवश्यकता से अधिक सोच रहा है और भावनाएं उसके निर्णयों को प्रभावित कर रही हैं। साधना स्वयं प्रकृति के नियमों को चुनौती देने का मार्ग थी। यदि वह अत्यधिक भावनात्मक उलझनों में फंस गया तो उसकी प्रगति रुक सकती थी और उसके भीतर हृदय दानव भी जन्म ले सकते थे। यदि मैं प्रथम श्रेणी का तावीज आचार्य बन जाऊं तो क्या मौर्य परिवार की किसी आध्यात्मिक जदों वाली युवती से विवाह कर सकता हूं? भोर होने लगी थी। विक्रम उठ खड़ा हुआ और अंकल अमरप्रीत से अपनी प्रथम श्रेणी के निम्न स्तरीय तावीज बनाने की क्षमता के बारे में चर्चा करने की तैयारी करने लगा। उसी समय उसके मन में यह विचार कौंधा, अतीत में यह बात पूर्णतः असंभव थी। ये केवल एक मूर्खतापूर्ण सपना माना जाता। एक साधारण घरजमाई भला मौर्य परिवार की प्रतिभाशाली कन्याओं पर कैसे दृष्टि डाल सकता था? किंतु अब परिस्थितियां बदल चुकी थीं। अपने तावीज निर्माण कौशल के बल पर उसके लिए प्रथम श्रेणी का तावीज आचार्य बनना कोई असंभव बात नहीं थी। जब तक वह मौर्य परिवार की प्रमुख प्रतिभाओं में से एक, सीमा,
का हाथ मांगने जैसा दुस्साहस नहीं करता, तब तक उसके लिए आशा अवश्य थी। यदि मैं कई ऐसी युवतियों से विवाह कर सकूं जिनके पास आध्यात्मिक जड़ें हों, तो सबसे अच्छा होगा। भविष्य में जन्म लेने वाले बच्चों के पास भी आध्यात्मिक जड़ें होने की संभावना बढ़ जाएगी। यह मेरे लिए भी लाभदायक होगा और बच्चों के लिए भी। विक्रम ने मन ही मन विचार किया। हालांकि फिलहाल उसे कोई जल्दबाजी नहीं थी। वह अभी केवल क्यूई शोधन के दूसरे स्तर पर था और उसकी सबसे बड़ी पूंजी केवल प्रथम श्रेणी के निम्न स्तरीय तावीज बनाने की क्षमता थी। यदि वह इस समय किसी आध्यात्मिक जड़ों वाली स्त्री से विवाह करता, तो संभव था कि उसके घर की वर्तमान शांति और सौहार्द भंग हो जाए। इसके अतिरिक्त मौर्य परिवार से ऐसी मांग रखना किसी सामान्य परिवार से उपपत्नी लेने जितना सरल भी नहीं था। उसमें पर्याप्त मूल्य चुकाना पड़ता। इसलिए विक्रम ने निश्चय किया कि इस विषय पर भविष्य में परिस्थितियां और अनुकूल होने पर विचार किया जाएगा। वैसे भी अपनी द्वितीय स्तरीय तावीज कला के सहारे भविष्य में कई आध्यात्मिक जड़ों वाली परियों से विवाह करना उसके लिए कोई कठिन कार्य नहीं होगा। विक्रम, क्या तुमने अभी कहा कि अब तुम प्रथम श्रेणी के तावीज बना सकते हो? बैठक कक्ष में बैठे अंकल अमरप्रीत के चेहरे पर आश्चर्य और प्रसन्नता एक साथ झलक उठी जब उन्होंने विक्रम की बात सुनी। जी अंकल अमरप्रीत, हालांकि मैं अभी पूरी तरह निपुण नहीं हुआ हूँ। विक्रम ने सिर हिलाया और अपनी आस्तीन से एक तावीज निकालते हुए कहा। यह एक निम्न स्तरीय प्रथम श्रेणी का तावीज है, जिसे मैंने स्वयं बनाया है, अग्निगोला तावीज। ये तावीज स्पष्ट रूप से उन साधारण तावीजों से भिन्न था जिन्हें विक्रम पहले बनाया करता था। उस पर उकेरी गई रेखाएं थोड़ी खुरदरी और असमान दिखाई दे रही थी, उतनी सहज और प्रवाहमयी नहीं थी, फिर भी यह एक सफल प्रथम श्रेणी का तावीज था। सचमुच, ये तो प्रथम श्रेणी का अग्निगोला तावीज है, अंकल अमरप्रीत ने ध्यानपूर्वक निरीक्षण करने के बाद उत्साह से कहा। बहुत अच्छा, तुम पहले जाकर विश्राम करो। मैं तुरंत इस विषय की सूचना परिवार प्रमुख को देता हूँ। निश्चिंत रहो, अब जब तुम प्रथम श्रेणी के तावीज आचार्य बन चुके हो, मौर्य परिवार तुम्हारे साथ किसी प्रकार का अन्याय नहीं करेगा। धन्यवाद अंकल अमरप्रीत। विक्रम ने हल्का झुककर प्रणाम किया और परिणाम की प्रतीक्षा करने के लिए वापस लौट गया। उसी समय विक्रम अपने आंगन में बच्चों के साथ खेल रहा था। बड़े बच्चे अब चलने फिरने लगे थे और खाली समय में पूरे आंगन में दौड़ते रहते थे। तभी अचानक आंगन के बाहर लगी घंटी बज उठी। कोई अतिथि आया था। विक्रम ने द्वार खोला और देखा कि बाहर 3 व्यक्ति खड़े हैं। वे थे अंकल अमरप्रीत, मौर्य परिवार के मुखिया सुरेश और मौर्य परिवार की ज्येष्ठ कन्या सीमा। तीनों को एक साथ देखकर विक्रम तुरंत समझ गया कि वे किस कारण आए हैं। निस्संदेह यह उसके प्रथम श्रेणी के तावीज आचार्य बनने के विषय में था, लेकिन उसे आश्चर्य हुआ कि केवल एक दिन के भीतर ही परिवार प्रमुख स्वयं उससे मिलने आ पहुंचे, और वह भी व्यक्तिगत रूप से। परिवार प्रमुख को प्रणाम, बड़ी युवती को प्रणाम, अंकल अमरप्रीत को प्रणाम। विक्रम ने तुरंत झुककर अभिवादन किया और उन्हें भीतर आमंत्रित करते हुए मुख्य कक्ष में ले गया। साथ ही उसने अपनी पत्नी को संकेत किया कि बच्चों को लेकर पीछे वाले आंगन में चली जाए। सुरेश की दृष्टि आंगन में खेलते बच्चों पर पड़ी। उनका व्यक्तित्व सौम्य और आकर्षक था। बच्चों को देखकर उन्होंने मुस्कुराते हुए पूछा, ये सभी तुम्हारे बच्चे हैं? लगता है अब तो सब चलने भी लगे हैं। जी परिवार प्रमुख, विक्रम ने आदरपूर्वक उत्तर दिया। इतना औपचारिक होने की आवश्यकता नहीं है विक्रम, तुम्हें परिवार में आए हुए 2 वर्ष से अधिक समय हो चुका है। इस समय सुरेश का व्यवहार किसी परिवार के बुजुर्ग सदस्य जैसा था। यहाँ तक कि उन्होंने विक्रम को उसके नाम से संबोधित करना शुरू कर दिया। परिवार प्रमुख को सूचित करूं कि मुझे मौर्य परिवार में आए लगभग 2.5 वर्ष हो चुके हैं, विक्रम ने उत्तर दिया। समय सचमुच पंख लगाकर उठ जाता है। देखते देखते 2 वर्ष से अधिक बीत गए। इन वर्षों में तुम्हारा यहाँ रहना कैसा रहा? सुरेश ने पूछा। प्रारंभिक समय को छोड़कर, जब उन्होंने अमर अंकुरों की स्थिति पर थोड़ा ध्यान दिया था, पिछले 2 वर्षों में वे केवल 2 बार अरावली पर्वत संपदा आए थे। उसके बाद वे शायद ही कभी यहाँ लौटे थे। परिवार प्रमुख की कृपा से सब कुछ बहुत अच्छा रहा है। अंकल अमरप्रीत ने भी मेरी हर प्रकार से देखभाल की है, विक्रम ने उत्तर दिया। हालांकि मन ही मन वह थोड़ा असहज महसूस कर रहा था। वह अब 20 वर्ष का युवक था, लेकिन उसके साथ ऐसा व्यवहार किया जा रहा था मानो वह कोई छोटा बच्चा हो। उसके अनुसार सीधे मुख्य विषय पर आना ही बेहतर होता। उसी समय उसकी पत्नी आध्यात्मिक चाय लेकर आए और उसे रखकर चुपचाप चली गई। सुरेश ने चाय की एक चुस्की ली और सीधे मुद्दे पर आते हुए कहा, विक्रम, अंकल अमरप्रीत ने बताया कि अब तुम प्रथम श्रेणी के निम्न स्तरीय तावीज बनाने में सक्षम हो गए हो।
जी, परिवार प्रमुख, मैंने इस अवधि में लगातार अभ्यास किया है और अब अग्निगोला तावीज बना सकता हूँ। हालांकि मेरी सफलता दर अभी केवल 20 से 30% के बीच है। विक्रम ने विनम्रता से उत्तर दिया। हर कार्य का आरंभ कठिन होता है। केवल 1.5 वर्ष में तुमने अपनी तावीज कला को इस स्तर तक पहुंचा दिया और एक योग्य तावीज आचार्य बन गए। ये पहले से ही अत्यंत प्रशंसनीय उपलब्धि है। अब हमें स्वयं करके दिखाओ। सीमा भी यहाँ उपस्थित है, वह तुम्हें कुछ मार्गदर्शन दे सकेगी, सुरेश ने शांत स्वर में कहा। वास्तव में अंकल अमरप्रीत द्वारा लाया गया अग्निगोला तावीज देखकर ही वह जान चुके थे कि विक्रम प्रथम श्रेणी का तावीज बना सकता है, किंतु ऐसी बातों की पुष्टि प्रत्यक्ष रूप से करना आवश्यक था। जी, परिवार प्रमुख, मैं तावीज बनाने का सामान लेकर आता हूँ। विक्रम उठने ही वाला था कि सीमा ने कहा, आवश्यकता नहीं है, मेरे पास सब कुछ है। उसकी मधुर और शांत आवाज वसंत की मंद बयार जैसी सुखद थी। इसके बाद उसने तावीज निर्माण के उपकरणों का एक सेट निकाल लिया। धन्यवाद बड़ी युवती, विक्रम ने आदरपूर्वक उपकरण ग्रहण किए। तावीज लेखनी वही स्वर्ण बांस लेखनी थी जो पिछली बार उसने देखी थी। वह मेज के पास गया, तावीज पत्र फैलाया, गहरी सांस ली और लेखनी को स्याही में डुबोकर अग्निगोला तावीज बनाना आरंभ किया। पहले प्रयास में आधे मार्ग तक पहुंचते पहुंचते उससे त्रुटि हो गई। तावीज पत्र से धुआं उठने लगा और वह नष्ट हो गया। लेकिन सुरेश, सीमा और अंकल अमरप्रीत ने कुछ नहीं कहा। उन्होंने संकेत किया कि वह आगे प्रयास जारी रखे। दूसरे प्रयास में विक्रम जानबूझकर थोड़ा अनाड़ी प्रतीत हुआ, लेकिन अंततः तावीज सफलतापूर्वक पूरा कर लिया। सीमा ने उसे ध्यान से देखते हुए कहा, तुम अभी थोड़ा घबराए हुए हो, लेकिन पिछली बार की तुलना में तुम्हारी प्रगति अत्यंत प्रभावशाली है। हालांकि आध्यात्मिक शक्ति के नियंत्रण में अभी भी थोड़ी कमी है। उसका उपयोग और अधिक सटीक तथा स्वाभाविक होना चाहिए। स्वाभाविक रूप से विक्रम की पूर्ण दक्ष द्वितीय स्तरीय तावीज कला के सामने ये सब केवल अभिनय था। उसके लिए सीमा को भ्रमित करना बिल्कुल कठिन नहीं था। आपके मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद बड़ी युवती। मेरी सारी प्रगति उस तावीज सार के कारण है जिसे आपने उदारतापूर्वक मुझे प्रदान किया था। विक्रम ने उत्साहित स्वर में झुककर कहा, बहुत अच्छा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम दूसरा प्रयास ही सफल कर लोगे। लगता है तुमने अपनी सफलता दर के विषय में आवश्यकता से अधिक विनम्रता दिखाई थी। सुरेश हंस पड़े, साथ ही उनके मन में आश्चर्य भी कम नहीं था। जिस युवक को कभी 9 स्तरीय आध्यात्मिक जड़ों के कारण लगभग अस्वीकार कर दिया गया था, उसने तावीज निर्माण में इतना अद्भुत कौशल प्रदर्शित किया था। सिर्फ 1.5 वर्ष में एक नौसिखिए से कुशल तावीज आचार्य बन जाना कोई साधारण बात नहीं थी। कुछ मामलों में तो उसकी प्रतिभा सीमा से भी अधिक प्रतीत हो रही थी। ऐसी प्रतिभा और आयु वाले व्यक्ति को मौर्य परिवार निश्चित रूप से अपने निकट रखना चाहता था। ये केवल सौभाग्य था। विक्रम ने एक सरल और संकोची युवक की भांति सिर खुजाते हुए कहा, युवा व्यक्ति, इतनी अधिक विनम्रता भी उचित नहीं। सुरेश ने हाथ हिलाया और आगे कहा, पिछले कुछ वर्षों से मैं परिवार में तुम्हारे आचरण और प्रदर्शन पर ध्यान दे रहा हूँ। मैं पहले ही तुम्हें परिवार का सदस्य मान चुका हूँ। अब जब तुम एक योग्य तावीज आचार्य बन चुके हो, तो मौर्य परिवार अपने ही लोगों के साथ अन्याय नहीं करेगा। इतना कहकर उन्होंने अपनी आस्तीन से एक आध्यात्मिक अनुबंध निकाला और विक्रम की ओर बढ़ा दिया। ये तुम्हारे लिए संशोधित अनुबंध है, इसे देख लो। विक्रम ने प्रसन्न आश्चर्य के साथ अनुबंध ग्रहण किया। यह आध्यात्मिक अनुबंध था, ठीक वैसे ही जैसे पृथ्वी पर कानूनी अनुबंध होते हैं। जब वो और अन्य अमर अंकुर मौर्य परिवार में आए थे, तब उन्होंने भी ऐसा ही अनुबंध हस्ताक्षरित किया था। विक्रम ने ध्यानपूर्वक उसकी शर्तें पढ़नी शुरू की। अनुबंध की भाषा अत्यंत स्पष्ट और सरल थी। पृथ्वी के उन जटिल कानूनी दस्तावेजों जैसी नहीं, जिनमें छिपी हुई धाराएं लोगों को भ्रमित कर देती थीं। पहली शर्त यह थी कि उसका पुराना अनुबंध पूरी तरह निरस्त माना जाएगा। अब वह मौर्य परिवार का संतान उत्पत्ति हेतु रखा गया घरजमाई नहीं रहेगा। इसके स्थान पर वह परिवार का वैध और सम्मानित दामाद होगा। अर्थात अब उसे 20 वर्षों में 50 बच्चों को जन्म देने या अधिकाधिक आध्यात्मिक जड़ों वाले बच्चों की संख्या बढ़ाने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। जन्म लेने वाले सभी बच्चे उसके अपने माने जाएंगे। दूसरी शर्त और भी आकर्षक थी, उसे मौर्य परिवार के वैध वंशजों की समान सुविधाएं प्राप्त होंगी। वह अरावली पर्वत के केंद्रीय क्षेत्र अरावली घाटी में निवास कर सकेगा और द्वितीय स्तरीय आध्यात्मिक शिरा का लाभ उठा सकेगा। उसके मासिक संसाधन भी 5 आध्यात्मिक पत्थरों से बढ़ाकर 10 आध्यात्मिक पत्थर कर दिए गए थे। साथ ही हर महीने एक पीली ड्रैगन गोली भी दी जाएगी।
बदले में उसे प्रत्येक माह परिवार के लिए निश्चित संख्या में तावीज तैयार करने होंगे और परिवार की आवश्यकताओं के अनुसार संबंधित तावीजों का अभ्यास भी करना होगा। निस्संदेह सारी सामग्री मौर्य परिवार द्वारा प्रदान की जाएगी। ये स्वयं तावीज आचार्यों को विकसित करने का उनका तरीका था। विक्रम की दृष्टि अंतिम शर्त पर पहुंचते ही थोड़ी सिकुड़ गई। यदि वह भविष्य में मौर्य परिवार छोड़ना चाहता है तो उसे 20 वर्ष पहले इसकी सूचना देनी होगी, अन्यथा परिवार ने अब तक उस पर जितने संसाधन खर्च किए होंगे उनका 3 गुना लौटाना पड़ेगा। पहली 2 शर्तें निस्संदेह अत्यंत लाभदायक थीं, लेकिन अंतिम शर्त ने उसे सोचने पर मजबूर कर दिया, क्योंकि उसका वास्तविक लक्ष्य हमेशा से परिवार छोड़कर स्वयं का साधना कुल स्थापित करना था। जैसे ही उसके पास पर्याप्त शक्ति और आधार बन जाता, वह स्वतंत्र हो जाना चाहता था। मौर्य परिवार उसे सुरक्षा और संरक्षण अवश्य देता था, किंतु अंततः वह किसी और की छत्रछाया में ही रह रहा था। इसी कारण उसे कई कार्यों में सावधानी बरतनी पड़ती थी। उदाहरण के लिए, अपनी प्रथम श्रेणी की तावीज कला दिखाने में उसने जानबूझकर 1.5 वर्ष लगा दिए थे। वास्तव में उसके कक्ष में 400 से अधिक प्रथम श्रेणी के तावीज जमा थे। यदि उन्हें आध्यात्मिक पत्थरों में बदला जाए तो वह एक विशाल संपत्ति बन सकती थी। वह ये भी जानता था कि उसकी साधना प्रतिभा अत्यंत साधारण थी। भविष्य में आगे बढ़ने के लिए उसे मुख्यतः अपने सिस्टम पर निर्भर रहना होगा, और सिस्टम की प्रगति के लिए उसे अधिक बच्चों की आवश्यकता थी, विशेषकर ऐसे बच्चों की जिनके पास आध्यात्मिक जड़ें हों। साधारण स्त्रियों से ऐसे बच्चों का जन्म लेना कठिन था। उसे अधिकाधिक ऐसी अमर कन्याओं से विवाह करना होगा जिनके पास आध्यात्मिक जड़ें हों। भले ही मौर्य परिवार उसे ऐसी कोई युवती प्रदान करे, तब भी संख्या 1 या 2 से अधिक नहीं होगी। 9 स्त्रियों से एक साथ विवाह करने जैसा कार्य यहाँ असंभव था। यही सोचते हुए वह अनुबंध को निहार रहा था कि सुरेश ने मुस्कुराते हुए कहा, विक्रम, यदि तुम्हें किसी भी शर्त पर संदेह हो या तुम्हारे मन में कोई प्रश्न हो तो बेझिझक कहो। यह अनुबंध मैंने आज ही तैयार करवाया है। संभव है कि इसमें कुछ कमियां या चूक रह गई हों। ये कहते हुए उन्होंने आध्यात्मिक चाय की एक और चुस्की ली और शांत दृष्टि से विक्रम की ओर देखने लगे। सभा कक्ष में सुरेश और अंकल अमरप्रीत दोनों विक्रम की ओर देख रहे थे, उसके निर्णय की प्रतीक्षा कर रहे थे। परिवार प्रमुख, निस्संदेह ये शर्तें अत्यंत उत्तम हैं। मैं उनसे पूरी तरह संतुष्ट हूँ और मुझे कोई आपत्ति नहीं है। किंतु मेरे 2 छोटे से प्रश्न हैं। वर्तमान में जो बच्चे मेरे संरक्षण में हैं, क्या वे मेरे माने जाएंगे या मौर्य परिवार के? और यदि मैं भविष्य में भी मौर्य परिवार में रहूं, तो क्या मुझे आगे चलकर अन्य पत्नियां या उपपत्नियां रखने की अनुमति होगी? विक्रम ने विनम्र स्वर में पूछा। वह मूर्ख नहीं था। भला वह कैसे विश्वास कर सकता था कि सुरेश ने यह अनुबंध अभी अभी बनाया है और उसमें कोई कमी नहीं हो सकती। यद्यपि वह अब एक मध्य स्तरीय तावीज आचार्य बन चुका था, फिर भी वह उस स्तर पर नहीं पहुंचा था जहां मौर्य परिवार के साथ समान स्तर पर बातचीत कर सके। यदि वह अभी परिवार छोड़ने जैसी बातें करता तो निश्चित रूप से मौर्य परिवार की उसके प्रति धारणा, योजनाएं और भविष्य की व्यवस्थाएं प्रभावित होती। सच तो यह था कि विक्रम के मन में हमेशा से यह विचार था कि जैसे ही वह प्रारंभिक कठिन चरण पार कर लेगा, वह किसी और की छत्रछाया से निकलकर अपना मार्ग स्वयं बनाएगा। लेकिन वर्तमान में उसे अभी भी मौर्य परिवार के संरक्षण की आवश्यकता थी। उसे यहाँ और कई वर्षों तक रहकर अपनी शक्ति बढ़ानी थी। ऐसे समय पर शर्तों को लेकर अधिक सौदेबाजी करना बुद्धिमानी नहीं थी। जब तक परिस्थितियां स्वीकार्य थीं, तब तक वही पर्याप्त था, भले ही कुछ शर्तें थोड़ी कठोर क्यों न हों। और वास्तव में देखा जाए तो मौर्य परिवार का अनुबंध अत्यधिक कठोर भी नहीं था। वह पूरी तरह उन सीमाओं के भीतर था जिन्हें विक्रम स्वीकार कर सकता था। आखिरकार प्रारंभिक वर्षों में मौर्य परिवार ने उसकी सहायता की थी, उसे सुरक्षित वातावरण दिया था और साधना पथ पर स्थिर होने का अवसर प्रदान किया था। उसके बदले कुछ मूल्य चुकाना स्वाभाविक था। इसके अतिरिक्त उसे स्वयं पर पूरा विश्वास था। उसे यकीन था कि एक बार प्रारंभिक कठिन चरण समाप्त हो जाए तो अपनी द्वितीय स्तरीय तावीज कला और सिस्टम की सहायता से वह आसानी से परिवार पर खर्च हुए संसाधनों का 3 गुना लौटा सकेगा। और भविष्य में यदि मौर्य परिवार उसे तावीज निर्माण की सामग्री उपलब्ध कराता रहा तो उसकी 100% सफलता दर उसे भारी लाभ पहुंचाएगी। आखिर जादुई उपकरणों, औषधियों और तावीजों का व्यापार साधना जगत के सबसे लाभदायक व्यवसायों में से एक माना जाता था। क्या? सुरेश क्षणभर के लिए स्तब्ध रह गए। उन्हें समझ ही नहीं आया कि क्या उत्तर दें। अभी कुछ देर पहले उन्होंने विक्रम को झिझकते हुए देखा था और सोचा था कि वह अनुबंध की शर्तों पर विचार कर रहा है।
किंतु उन्होंने कभी कल्पना नहीं की थी कि उसके मन में ऐसे प्रश्न होंगे। बच्चे किसके होंगे? क्या भविष्य में वह और पत्नियां तथा उपपत्नियां रख सकेगा? ये सुनकर वे कुछ क्षणों तक अवाक रह गए, लेकिन जब उन्होंने विक्रम की पृष्ठभूमि के बारे में सोचा तो सब कुछ समझ में आ गया। विक्रम एक साधारण किसान परिवार से आया था। उसकी सोच स्वाभाविक रूप से एक सामान्य ग्रामीण युवक जैसी थी, पत्नी, बच्चे और सुखी परिवार। सिर्फ भाग्यवश उसमें आध्यात्मिक जड़ें थीं, जिसके कारण वह अमृतत्व पथ पर चल पड़ा, और संयोगवश उसमें तावीज निर्माण की असाधारण प्रतिभा भी थी। सुरेश के दृष्टिकोण से देखा जाए तो यह वास्तव में अच्छी बात थी। ऐसा व्यक्ति मौर्य परिवार में अधिक आसानी से घुल मिल सकता था और परिवार के प्रति अधिक निष्ठावान रहता। उनके बगल में बैठे अंकल अमरप्रीत भी कुछ क्षणों तक निरुत्तर रहे। उन्होंने मन ही मन सोचा, ये लड़का सचमुच स्त्रियों के विषय में अत्यधिक उत्साही है। पहले ही 9 स्त्रियों से विवाह कर चुका है, फिर भी संतुष्ट नहीं हुआ और अभी से भविष्य की पत्नियों और उपपत्नियों के बारे में सोच रहा है। उन्हें अचानक राहत महसूस हुई कि उन्होंने विक्रम के लिए जो सेविकाएं नियुक्त की थीं, वे सभी उम्रदराज महिलाएं थीं। यदि वहां युवा और सुंदर सेविकाएं होती तो न जाने कब तक वे भी उसके आकर्षण का शिकार हो चुकी होती। बेशक अंकल अमरप्रीत को स्त्रियों से कोई समस्या नहीं थी। वो केवल चाहते थे कि विक्रम अपना अधिकांश समय तावीज निर्माण और साधना में लगाए, न कि स्त्रियों के बीच। दूसरी ओर सीमा हमेशा की तरह शांत और अलौकिक बनी रही। उसके सुंदर चेहरे पर कोई विशेष भाव नहीं था। कोई नहीं जानता था कि उसके मन में क्या चल रहा था। हाँ, निश्चिंत रहो, सुरेश हल्के से मुस्कुराए। इन नई शर्तों के अनुसार भविष्य में तुम अरावली मौर्य परिवार के सम्मानित दामाद होगे, कोई बोझ नहीं। इसलिए स्वाभाविक रूप से तुम्हारे सभी बच्चे तुम्हारे ही माने जाएंगे, और जहां तक पत्नियां तथा उपपत्नियां रखने की बात है, वह तुम्हारी व्यक्तिगत स्वतंत्रता है। मौर्य परिवार उसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा। मौर्य परिवार के लिए सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति स्वयं विक्रम था। उसकी प्रतिभा और मूल्य की तुलना में सामान्य बच्चे या साधारण स्त्रियां कोई विशेष महत्व नहीं रखती थीं। धन्यवाद परिवार प्रमुख, यदि ऐसा है तो मुझे कोई और प्रश्न नहीं है, विक्रम ने सम्मानपूर्वक झुककर कहा। इसके बाद सुरेश ने अंकल अमरप्रीत को संकेत किया। उन्होंने विक्रम द्वारा पूर्व में हस्ताक्षरित अनुबंध निकालकर उसे तत्काल निरस्त कर दिया। फिर दोनों पक्षों ने नया आध्यात्मिक अनुबंध हस्ताक्षरित किया। अनुबंध पूरा होने के बाद सुरेश मुस्कुराए और बोले, विक्रम, आज से मौर्य परिवार को अपना घर समझो। इतना कहकर उन्होंने स्नेहपूर्वक उसके कंधे पर हाथ रखा। कुछ दिनों के भीतर मैं तुम्हारी नई पहचान पट्टिका तैयार करवाऊंगा। साथ ही अरावली घाटी में तुम्हारे निवास की व्यवस्था भी कर दी जाएगी। जब सब कुछ तैयार हो जाएगा, अंकल अमरप्रीत तुम्हें सूचित कर देंगे। फिलहाल कुछ दिनों तक यही रहो। तुम्हारी नई सुविधाएं इसी महीने से लागू मानी जाएंगी। विक्रम क्षणभर के लिए चौंक गया। वह समझ गया कि सुरेश उसे अपने पक्ष में करने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन वह ये भी स्वीकार करता था कि यह व्यवहार वास्तव में हृदय को छू लेने वाला था। जी परिवार प्रमुख, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, उसने झुककर कहा। इसके बाद सुरेश, सीमा और अंकल अमरप्रीत वहां से विदा हो गए। विक्रम उन्हें द्वार तक छोड़ने गया। तीनों की दृष्टि से ओझल होते ही उसने लंबी सांस छोड़ी। अब मौर्य परिवार में मेरी स्थिति कुछ हद तक स्थिर हो गई है, उसने मन ही मन सोचा। कुछ ही देर बाद उसकी पत्नियां और उपपत्नियां उत्साह से दौड़ती हुई आ पहुंची। सभी ने उसे घेर लिया और उत्सुकता से पूछने लगी कि क्या परिवार प्रमुख वास्तव में उसके तावीज आचार्य बनने के कारण आए थे। कुछ दिन पहले जब उन्हें पता चला था कि विक्रम प्रथम श्रेणी के तावीज बना सकता है, तब से वे स्वयं उससे भी अधिक उत्साहित थीं। विक्रम ने कोई बात नहीं छिपाई। उसने उन्हें पूरी घटना विस्तार से बता दी। साथ ही यह भी बताया कि शीघ्र ही उनका पूरा परिवार बच्चों सहित अरावली घाटी में स्थानांतरित हो जाएगा। ये समाचार सुनते ही सभी स्त्रियों के चेहरे प्रसन्नता से खिल उठे। उनकी आंखों में विक्रम के प्रति प्रेम और सम्मान और भी गहरा हो गया। अगले ही दिन ये समाचार पूरे अरावली पर्वत भवन में फैल गया कि विक्रम प्रथम श्रेणी का तावीज आचार्य बन चुका है और शीघ्र ही अरावली घाटी में रहने जाएगा। ये समाचार शांत झील में फेंके गए विशाल पत्थर के समान था। पूरे भवन में हलचल मच गई। मौर्य परिवार के अनेक युवा अत्यंत ईर्ष्या से भर उठे। आखिर वे स्वयं परिवार के रक्तवंशी सदस्य होते हुए भी अरावली घाटी में रहने के पात्र नहीं थे, लेकिन विक्रम, जो मूलतः एक बाहरी व्यक्ति था, वहां रहने जा रहा था। इसका अर्थ था कि उसका दर्जा अब उनसे भी ऊंचा हो चुका था। जो अमर अंकुर उसके साथ नीला बादल संप्रदाय से असफल होकर यहाँ आए थे, उनकी ईर्ष्या तो और भी गहरी थी।
कहावत है, भाई की कठिनाई सहन हो जाती है पर उसका सौभाग्य नहीं। वे कभी स्वयं की तुलना मौर्य परिवार के बच्चों से नहीं करते थे, लेकिन विक्रम तो उन्हीं की तरह था। वह भी नीला बादल संप्रदाय से अस्वीकृत होकर यहाँ आया था, और आज वही व्यक्ति प्रथम श्रेणी का तावीज आचार्य बन चुका था। ये दृश्य उन्हें भीतर तक कचोट रहा था। हालांकि मन में ईर्ष्या थी, फिर भी उन्होंने निर्णय लिया कि अब विक्रम से अच्छे संबंध बनाए रखना ही उचित होगा। एक एक करके सभी उसके घर आए। किसी ने उपहार दिए, किसी ने बधाई दी, तो किसी ने मित्रता बनाने का प्रयास किया। क्योंकि साधना जगत में रहने वाला हर व्यक्ति जानता था कि 20 वर्ष की आयु में तावीज आचार्य बनना कितना असाधारण था। केवल अमर अंकुर ही नहीं, बल्कि अरावली पर्वत भवन के कई मौर्य वंशज भी अपने अभिमान को त्यागकर उससे मिलने आए। सबसे पहले उसके पड़ोसी नितिन अपनी पत्नी के साथ पहुंचे। वे अपने साथ एक डिब्बा आध्यात्मिक चाय भी लाए थे। 6 महीने पहले ही नितिन जनजात क्षेत्र में प्रवेश कर चुका था और अब उसकी पत्नी गर्भवती थी। विक्रम, बधाई हो, नितिन ने मुस्कुराते हुए कहा। धन्यवाद, उपहार लाने की क्या आवश्यकता थी? विक्रम ने हंसते हुए उनका स्वागत किया। वह नितिन की आंखों में छिपी हल्की निराशा को महसूस कर सकता था, क्योंकि नितिन की 7 स्तरीय आध्यात्मिक जड़ें थीं और उसकी साधना सदैव विक्रम से आगे रही थी। लेकिन आज विक्रम एक नए मार्ग पर उससे आगे निकल चुका था। फिर भी वह जानता था कि नितिन संकीर्ण सोच वाला व्यक्ति नहीं था। पिछले वर्षों में दोनों के संबंध सदैव अच्छे रहे थे। नितिन वास्तव में उसकी सफलता से प्रसन्न था। आज जैसा शुभ अवसर बार बार नहीं आता। मैं खाली हाथ कैसे आ सकता था? नितिन ने हंसते हुए कहा। दोनों पुराने दिनों की बातें करने लगे, और उसी दौरान लगातार लोग उपहार लेकर आते रहे। पूरे दिन मेहमानों की भीड़ लगी रही। शाम तक जब सब चले गए, तो विक्रम ने आज प्राप्त उपहारों की गणना की। कहीं सीधे आध्यात्मिक पत्थर मिले थे, कहीं आध्यात्मिक चाय, आध्यात्मिक फल और तावीज निर्माण की सामग्री। सभी मिलाकर उनका मूल्य लगभग 56 आध्यात्मिक पत्थरों के बराबर था। ये देखकर विक्रम अनायास हंस पड़ा। यदि भविष्य में मैं बच्चों के जन्मोत्सव आयोजित करूं, तो केवल उपहार गिनते गिनते ही हाथ थक जाएंगे। लेकिन ये केवल एक क्षणिक विचार था। अधिक संतान, अधिक सौभाग्य प्रणाली के साथ उसका भविष्य सावधानी और व्यापक संबंधों पर आधारित था। उसकी एक बड़ी जिम्मेदारी थी उसका परिवार, उसके बच्चे, उसकी प्रतिष्ठा। ऐसे अवसरों का लाभ 1-2 बार उठाना ठीक था, लेकिन बार बार ऐसा करना उसकी प्रतिष्ठा को क्षति पहुंचा सकता था। ये लाभ से अधिक हानि का सौदा होता। आने वाले दिनों में विक्रम फिर से अपने सामान्य जीवन में लौट आया। साधना, बच्चों के साथ समय बिताना और अंकल अमरप्रीत से सूचना की प्रतीक्षा करना। उधर उसकी पत्नियां इन 2 दिनों में अत्यंत प्रसन्न थीं। वे अपनी बहनों और घनिष्ठ सहेलियों से मिलने जाती और गर्व से बताती कि उनका पति अब प्रथम श्रेणी का तावीज आचार्य बन चुका है। उनकी बातें सुनकर अन्य स्त्रियों की आंखों में ईर्ष्या झलक उठती। कई तो मन ही मन पछताती थीं कि उन्होंने उस समय विक्रम से विवाह क्यों नहीं किया। विक्रम ये सब देखता था, लेकिन कुछ नहीं कहता था, क्योंकि वह जानता था कि उसकी पत्नियां भी भावनाओं और इच्छाओं वाली जीवित मनुष्य थीं। वे केवल संतान उत्पन्न करने की मशीनें नहीं थीं। हालांकि अभी सब कुछ शांत था, लेकिन वह भविष्य को स्पष्ट रूप से देख सकता था। जब उसके पास अनगिनत पत्नियां, बच्चे और वंशज होंगे, तब निश्चित रूप से कोई न कोई समस्या उत्पन्न होगी। कभी पत्नियां, कभी बच्चे, कभी पोते पोतियां, कोई न कोई उसके इस पूर्वज को परेशान अवश्य करेगा। परिवार के अपने लाभ होते हैं, लेकिन कई बार वही परिवार बोझ भी बन जाता है। किंतु साधना का मार्ग ऐसा ही था, जहां लाभ होता है वहीं हानि भी होती है। और चूंकि उसने अधिक संतान, अधिक सौभाग्य का मार्ग चुना था, इसलिए वह इसके लिए पहले से मानसिक रूप से तैयार था। 7 दिन बाद अंकल अमरप्रीत स्वयं विक्रम के पास आए और उसे बताया कि अरावली घाटी में उसके निवास की सारी व्यवस्थाएं पूरी हो चुकी हैं। अब वह किसी भी समय वहां जाकर बस सकता है। ये समाचार सुनते ही विक्रम ने तुरंत स्थानांतरण की तैयारी शुरू कर दी। हालांकि पिछले 2.5 वर्षों में उसने यहाँ एक छोटा सा संसार बसा लिया था। 9 पत्नियां, 7 बच्चे और असंख्य घरेलू सामान। जब उसने चारों ओर बिखरी वस्तुओं को देखा, तो कुछ क्षणों के लिए उसका सिर ही चकरा गया। हा, अंकल अमरप्रीत हंस पड़े। परिवार प्रमुख ने पहले ही अनुमान लगा लिया था कि तुम्हारे लिए घर बदलना बड़ा झंझट साबित होगा। इतना कहते हुए उन्होंने अपनी आस्तीन से काले चमड़े की एक छोटी सी थैली निकाली और विक्रम को थमा दी। यह एक भंडारण थैला है। परिवार प्रमुख ने तुम्हें पुरस्कार स्वरूप दिया है। उन्होंने कहा कि अब जब तुम एक तावीज आचार्य बन चुके हो, तो तुम्हारे पास भी ऐसा थैला होना चाहिए।
इससे बहुत सुविधा रहेगी। भंडारण थैला। विक्रम की आंखें चमक उठी। वह लंबे समय से ऐसा थैला खरीदना चाहता था। उसके पास बड़ी संख्या में तावीज छिपाकर रखे हुए थे, इसलिए उसे इसकी आवश्यकता भी थी। लेकिन जब उसने हेवनली एंड एथीरियल पेविलियन में कीमत पूछी थी, तब पता चला था कि सबसे साधारण भंडारण थैले की कीमत भी 50 आध्यात्मिक पत्थर थी। हालांकि वह हर महीने 5 आध्यात्मिक पत्थर कमाता था, फिर भी एक थैले पर 50 पत्थर खर्च करना उसे बहुत महंगा लगा था। इसीलिए उसने खरीदने का विचार छोड़ दिया था। उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि परिवार प्रमुख उसे स्वयं एक भंडारण थैला उपहार में देंगे। धन्यवाद अंकल अमरप्रीत, परिवार प्रमुख को भी मेरा आभार अवश्य पहुंचाए, विक्रम ने प्रसन्न होकर कहा। उसे महसूस हुआ कि तावीज आचार्य बनने के बाद मौर्य परिवार का व्यवहार वास्तव में उसके प्रति कहीं अधिक उदार हो गया था। हाँ, बस मौर्य परिवार के लिए मन लगाकर काम करते रहो। हम अपने लोगों के साथ कभी अन्याय नहीं करते। अंकल अमरप्रीत मुस्कुराए। इसके बाद उन्होंने थैला हाथ में उठाया और कहा, शायद तुमने पहले कभी भंडारण थैले का उपयोग नहीं किया होगा। मैं तुम्हें इसका तरीका समझा देता हूँ। जिस वस्तु को भीतर रखना हो, उसके सामने थैले का मुंह करो। फिर उसमें थोड़ी सी आध्यात्मिक शक्ति प्रवाहित करके उस वस्तु पर ध्यान केंद्रित करो। उसके बाद वस्तु अपने आप भीतर खींच जाएगी। इतना कहते हुए उन्होंने पास रखी एक कुर्सी की ओर थैले का मुंह कर दिया। अगले ही क्षण थैले से सफेद धुंध का एक गुच्छा निकला और कुर्सी को घेर लिया। विक्रम की विस्मित दृष्टि के सामने वह कुर्सी तेजी से सिकुड़ने लगी और देखते ही देखते थैले के भीतर समा गई। और बाहर निकालने का तरीका भी बिल्कुल यही है, अंकल अमरप्रीत ने कहा। उन्होंने फिर से आध्यात्मिक शक्ति प्रवाहित की। सफेद धुंध दोबारा बाहर निकली और अगले ही क्षण कुर्सी अपने मूल आकार में वापस आकर जमीन पर रखी दिखाई दी। ये दृश्य देखकर विक्रम की आंखों में उत्साह भर गया। उसे लगा कि यह वस्तु तो सचमुच अत्यंत उपयोगी है। लो, अब तुम स्वयं इसका उपयोग कर सकते हो। अंकल अमरप्रीत ने मुस्कुराते हुए थैला उसे सौंप दिया। लेकिन कुछ महत्वपूर्ण बातें याद रखना। भंडारण थैले के उपयोग में कुछ नियम और निषेध हैं। उनका स्वर अचानक गंभीर हो गया। पहली बात, इस थैले के भीतर केवल 1 घन मीटर स्थान है और यह वस्तुओं को अधिकतम 10 गुना तक ही छोटा कर सकता है। इसलिए यदि कोई वस्तु बहुत बड़ी हो या तुम आवश्यकता से अधिक सामान भर दो, तो ये काम नहीं करेगा। उदाहरण के लिए, बिस्तर, मेज और कुर्सियां जैसी बड़ी वस्तुओं को ले जाने की आवश्यकता नहीं है। अरावली घाटी के निवास में पहले से सब कुछ उपलब्ध है। विक्रम ने सिर हिलाया। अंकल अमरप्रीत ने आगे कहा, दूसरी बात, कभी भी किसी जीवित प्राणी को इसके भीतर मत रखना। चाहे वह मनुष्य हो या पशु, यदि उसे भीतर बंद कर दिया गया तो उसकी मृत्यु निश्चित है। विशेषकर बच्चों के साथ ऐसी गलती कभी मत करना। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात, अपनी संपत्ति छिपाकर रखना सीखो। इस प्रकार के भंडारण थैलों में स्वामी पहचान की कोई व्यवस्था नहीं होती। यदि ये किसी के हाथ लग गया, तो वह इसके भीतर रखी सारी वस्तुओं पर अधिकार कर सकता है। इसलिए भविष्य में जब भी बाहर जाओ, इसे अनावश्यक रूप से दूसरों को मत दिखाना, अन्यथा ये मुसीबत का कारण बन सकता है। जी अंकल अमरप्रीत, मैं इन बातों को अवश्य याद रखूंगा, विक्रम ने गंभीरता से उत्तर दिया। इसके बाद उसने तुरंत सामान समेटना शुरू कर दिया। सबसे पहले उसने अध्ययन कक्ष की अलमारियों में रखे अपने असंख्य तावीज भंडारण थैले में भर दिए। जो काम पहले अत्यंत कठिन और समय लेने वाला लगता था, वह अब कुछ ही क्षणों में पूरा हो गया। जल्द ही अधिकांश सामान पैक हो गया। चूंकि उसकी अधिकांश पत्नियां गर्भवती थीं और बच्चों की संख्या भी काफी थी, इसलिए अंकल अमरप्रीत ने पहले से ही एक बड़ी घोड़ागाड़ी की व्यवस्था कर रखी थी। सभी स्त्रियां और बच्चे उसमें बैठ गए। इसी बीच नितिन भी विदा देने आ पहुंचा। विक्रम मुस्कुराया और उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, नितिन, अब तुम पहले की तरह अचानक मिलने नहीं आ सकोगे। लेकिन चिंता मत करना, समय मिला तो मैं स्वयं तुम्हें परेशान करने आ जाऊंगा। और यदि कभी किसी सहायता की आवश्यकता हो, तो सीधे मेरे पास आना। हमारे बीच औपचारिकताओं की कोई आवश्यकता नहीं है ना? नितिन के चेहरे पर मुस्कान उभर आई। वर्षों पहले जीवन रक्षा की घटना और उसके बाद की मित्रता ने दोनों को सच्चे भाइयों जैसा बना दिया था। ठीक है, मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूँ। इतना भावुक होने की जरूरत नहीं है। तुम कहीं दूर थोड़े ही जा रहे हो। नितिन ने हंसते हुए हाथ हिलाया। इसके बाद विक्रम अंकल अमरप्रीत द्वारा चलाई जा रही घोड़ा गाड़ी में बैठ गया। गाड़ी धीरे धीरे अरावली घाटी की ओर बढ़ चली। नितिन कुछ देर तक दूर जाती गाड़ी को देखता रहा। उसकी आंखों में हल्की ईर्ष्या और प्रशंसा दोनों थी। फिर वह मुड़ा और वापस अपने कक्ष में जाकर साधना में लग गया।
रास्ते भर लोग गाड़ी को देखते रहे। अरे अंकल अमरप्रीत, भाई विक्रम, विक्रम, क्या तुम अरावली घाटी में जा रहे हो? हर ओर से अभिवादन और शुभकामनाएं सुनाई दे रही थीं। लोगों की आंखों में ईर्ष्या और सम्मान दोनों झलक रहे थे। एक युवा लड़की तो काफी देर तक गाड़ी को जाते हुए देखती रही, फिर खोए हुए मन से मूडी और हेवनली एंड एथीरियल पेविलियन की दिशा में चल पड़ी। अरावली पर्वत भवन से अरावली घाटी की दूरी अधिक नहीं थी। लगभग आधे घंटे की यात्रा के बाद अंकल अमरप्रीत ने गाड़ी रोक दी। हम पहुंच गए, उन्होंने सामने की ओर संकेत करते हुए कहा। ये है अरावली घाटी, लेकिन इसके चारों ओर एक सुरक्षा गठन फॉर्मेशन है। अंदर प्रवेश करने के लिए पहचान पट्टिका दिखानी पड़ती है। विक्रम ने ध्यान से देखा। वास्तव में सामने हवा में हल्की सी पारदर्शी तरंगें दिखाई दे रही थीं। जब वह पहली बार अरावली पर्वत आया था, तब उसने ऐसा ही एक गठन देखा था, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि मौर्य परिवार के भीतर भी इतने शक्तिशाली गठन मौजूद होंगे। अंकल अमरप्रीत ने पहचान पट्टिका निकाली और गाड़ी को उस पारदर्शी पर्दे के भीतर ले गए। जैसे ही वे भीतर पहुंचे, विक्रम की आंखें चमक उठीं। अरावली घाटी का दृश्य बाहरी क्षेत्र से मिलता जुलता था, लेकिन फिर भी उसमें एक स्पष्ट अंतर था। यहाँ के बांस कहीं अधिक ऊंचे और विशाल थे। कुछ बांस तो हरे जैद की भांति चमक रहे थे। हवा में आध्यात्मिक ऊर्जा इतनी घनी थी कि मानो हल्की अमर आभा तैर रही हो। दूर दूर तक सीढ़ीदार खेत दिखाई दे रहे थे, जहां आध्यात्मिक धान, सब्जियां और औषधीय पौधे उगाए जा रहे थे। तो यह है अरावली घाटी, विक्रम ने विस्मय से कहा। हाँ, यही अरावली पर्वत का मुख्य क्षेत्र है। इसके नीचे द्वितीय स्तरीय आध्यात्मिक शिरा स्थित है। यदि तुम यहाँ साधना करोगे, तो प्रगति पहले की तुलना में कहीं तेज होगी। और यदि तुम्हारी पत्नियां और बच्चे लंबे समय तक यहाँ रहें, तो उनके शरीर भी मजबूत होंगे और आयु में वृद्धि होगी। अंकल अमरप्रीत ने मुस्कुराते हुए समझाया। कुछ देर बाद गाड़ी एक विशाल हवेली के सामने आकर रुकी। यही तुम्हारा नया निवास है, उन्होंने कहा। विक्रम स्तब्ध रह गया। इतनी बड़ी हवेली, उसके सामने फैला भवन उसके पुराने आंगन से कई गुना विशाल था। पहली नज़र में ही वह 5-6 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ प्रतीत हो रहा था। बिल्कुल, यहाँ की सुविधाएं अरावली पर्वत भवन से अलग हैं। ये हवेली केवल बड़ी और सुंदर ही नहीं, बल्कि इसमें ध्वनिरोधक और आध्यात्मिक ऊर्जा संग्रहण की व्यवस्थाएं भी हैं, अंकल अमरप्रीत ने गर्व से कहा। एक एक करके सभी पत्नियां और बच्चे गाड़ी से उतरे। हवेली को देखते ही सबकी आंखें आश्चर्य से फैल गईं। उन्होंने अपने जीवन में इतना भव्य निवास कभी नहीं देखा था। भीतर प्रवेश करते ही सभी और भी अधिक चकित रह गए। सुंदर मंडप, ऊंचे भवन, घुमावदार गलियारे, कृत्रिम पहाड़ियां और कमलताल, पूरा परिसर किसी राजमहल जैसा प्रतीत हो रहा था। हवा में तैरती धुंधली आध्यात्मिक ऊर्जा इसे किसी पृथ्वी पर बसे स्वर्ग जैसा बना रही थी। तालाब में सुनहरी मछलियां खेल रही थीं। चारों ओर फूलों और वृक्षों की सुगंध फैली हुई थी। ये दृश्य देखकर विक्रम अनायास बोल उठा, क्यों शोधन स्तर के साधकों के लिए ही ऐसा निवास है, तो आधार स्थापना या नवजात आत्मा स्तर के साधकों के निवास कितने अद्भुत होंगे। उसकी आवाज में आश्चर्य और उत्साह दोनों थे। वह इस स्थान से पूरी तरह संतुष्ट था। यद्यपि वह अब एक साधक बन चुका था, फिर भी उसके भीतर का साधारण मनुष्य अभी भी जीवित था। पहले अपना सामान व्यवस्थित कर लो, उसके बाद मैं तुम्हें अरावली घाटी का भ्रमण करवाऊंगा, अंकल अमरप्रीत ने कहा। इसके बाद वे विक्रम को घाटी के विभिन्न क्षेत्रों में ले गए। उन्होंने उसे उन स्थानों के बारे में बताया जहां जाना निषिद्ध था और उन नियमों से भी अवगत कराया जिनका पालन आवश्यक था, क्योंकि यहाँ रहने वाले अधिकांश लोग मौर्य परिवार के वरिष्ठ सदस्य, अतिथि, बुजुर्ग और मुख्य वंशज थे। यहाँ हेवनली एंड एथीरियल पेविलियन जैसी दुकानें नहीं थीं। लोगों की संख्या कम होने के कारण उनकी आवश्यकता भी नहीं पती थी। यदि किसी वस्तु की खरीदारी करनी होती, तो लोगों को वापस अरावली पर्वत भवन जाना पड़ता था। हालांकि हर महीने की पहली तारीख को अरावली घाटी में एक छोटा व्यापार मेला आयोजित होता था। परिवार के सदस्य और अतिथि बुजुर्ग अपने अनुपयोगी सामान वहां लाकर बेचते या अदला बदली करते थे। सभी आवश्यक बातें समझाने के बाद अंकल अमरप्रीत विदा हो गए और उसी दिन विक्रम आधिकारिक रूप से मौर्य परिवार के हृदय क्षेत्र अरावली घाटी का निवासी बन गया। उसके जीवन का एक नया अध्याय आरंभ हो चुका था। नए घर में पहुंचने के बाद विक्रम ने भंडारण थैले से कुछ आवश्यक सामान निकाला और सीधे अपने नए साधना कक्ष में चला गया। वह स्वयं अनुभव करना चाहता था कि अरावली घाटी की द्वितीय स्तरीय आध्यात्मिक शिरा और अरावली पर्वत भवन की प्रथम स्तरीय आध्यात्मिक शिरा के बीच कितना अंतर है। कुछ घंटों बाद जब उसने अपनी आंखें खोलीं,
तो उसके चेहरे पर प्रसन्नता साफ झलक रही थी। कोई आश्चर्य नहीं कि इसे द्वितीय स्तरीय आध्यात्मिक शिरा कहा जाता है। यहाँ की आध्यात्मिक ऊर्जा अरावली पर्वत भवन की तुलना में कई गुना अधिक सघन है। मेरी साधना की गति लगभग 30% बढ़ गई है। उस क्षण विक्रम ने पहली बार द्वितीय स्तरीय आध्यात्मिक शिरा के वास्तविक लाभ को महसूस किया। और ये 30% वृद्धि केवल इसलिए थी क्योंकि उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा को परिष्कृत करने की क्षमता स्वयं सीमित थी। अन्यथा उसे विश्वास था कि उसकी साधना की गति और भी अधिक तेज हो सकती थी। फिर भी केवल इतनी वृद्धि से ही वह अत्यंत संतुष्ट था। क्षण भर में उसका मनाने वाले दिनों की साधना के लिए उत्साह और जोश से भर उठा। 4 दिन बाद अरावली घाटी के एक प्रबंधक फरहान उसके घर पहुंचे। वे अपने साथ एक सुनहरे बालों वाला तावीज लेखन ब्रश और तावीज निर्माण की 100 सामग्रियां लेकर आए थे। 1 महीने के भीतर तुम्हें 20 अग्निगोला तावीज जमा कराने होंगे, फरहान ने कहा। यह विक्रम और मौर्य परिवार के बीच हुए समझौते का एक हिस्सा था। मौर्य परिवार तावीज निर्माण की सामग्री उपलब्ध कराएगा और बदले में विक्रम उनके लिए तावीज बनाएगा। बेशक विक्रम के लिए 1 महीने में 20 अग्निगोला तावीज बनाना बिल्कुल भी कठिन नहीं था। वास्तव में ये तो उसके लिए शुद्ध लाभ का सौदा था। हालांकि यह अभी भी मौर्य परिवार द्वारा उसकी तावीज निर्माण कला को निखारने का एक तरीका था। भविष्य में उससे अधिक संख्या और उच्च गुणवत्ता वाले तावीजों की अपेक्षा की जाने वाली थी। पलक झपकते ही अरावली घाटी में स्थानांतरित हुए 1 महीने से अधिक समय बीत गया। उसी दिन विक्रम की 8वीं संतान का जन्म हुआ। यह एक पुत्री थी। जब बच्ची का जन्म हुआ तो विक्रम ने अपनी आध्यात्मिक जदों में किसी प्रकार की प्रतिक्रिया महसूस नहीं की। उसी क्षण वह समझ गया कि इस बच्ची में आध्यात्मिक जदें नहीं हैं। यद्यपि वह जानता था कि प्रणाली स्वयं बच्चों की आध्यात्मिक जदों का पता लगा सकती है, फिर भी यह जानकर उसके मन में थोड़ी निराशा उत्पन्न हुई। लेकिन केवल थोड़ी सी। अब वह बच्चों की आध्यात्मिक जदों के विषय में पहले की तुलना में कहीं अधिक शांत और परिपक्व हो चुका था। वह इस वास्तविकता को सहज भाव से स्वीकार करना सीख गया था। नवजात पुत्री को गोद में लिए हुए अचानक उसे याद आया कि आज महीने का अंतिम दिन है और कल नए महीने का पहला दिन होगा। साथ ही अरावली घाटी में प्रत्येक महीने की पहली तारीख को एक छोटा व्यापारिक मेला भी आयोजित होता था। मैंने अभी तक साधकों के ऐसे किसी व्यापार मेले को नहीं देखा है। कल जाकर देखना रोचक रहेगा, विक्रम ने मन ही मन सोचा। कुछ समय पहले जब वह तावीज आचार्य बना था, तब मौर्य परिवार के युवाओं और अन्य अमर अंकुरों ने उसे कई उपहार दिए थे। इस कारण उसके पास कुछ अतिरिक्त धन भी था। वह देखना चाहता था कि मौर्य परिवार के भीतर होने वाला ये छोटा व्यापार मेला वास्तव में कैसा होता है। अगली सुबह वह जल्दी ही व्यापार स्थल पर पहुंच गया। इस स्थान का नाम था ड्रैगन झील। झील के चारों ओर अनेक सुंदर मंडप और विश्रामगृह बने हुए थे। उन मंडपों में मौर्य परिवार के सदस्य अपने व्यापार योग्य सामान पत्थर की मेजों पर सजाकर रखते थे। कुछ लोग तो केवल सूचना पट लगाकर यह भी लिख देते थे कि उन्हें कौन सी वस्तु या संसाधन खरीदना है। शायद वह बहुत जल्दी पहुंच गया था, या फिर यहाँ लोगों की संख्या ही कम थी। पूरे क्षेत्र में मुश्किल से 10 लोग अपने स्टॉल लगा रहे थे। बेचे जा रहे सामान भी बिखरे हुए और साधारण थे। उनमें ऐसी कोई वस्तु नहीं थी जिसकी विक्रम को आवश्यकता हो। थोड़ी देर घूमने के बाद उसे यह स्थान कुछ उबाऊ लगने लगा। वह लौटने ही वाला था कि तभी उसकी दृष्टि सामने से आती 2 महिलाओं पर पड़ी। उनमें से एक को वह पहचानता था। वह थी सीमा, मौर्य परिवार की ज्येष्ठ कन्या। आज भी वह अत्यंत सादगी से सुसज्जित थी। उसके लंबे काले केश चांदनी रंग के रेशमी फीते से पीछे बंधे हुए थे। उसने हल्के चांदनी रंग का एक साधारण किंतु अत्यंत सुरुचिपूर्ण वस्त्र पहन रखा था। किसी प्रकार का आभूषण नहीं, कोई अतिरिक्त सजावट नहीं, फिर भी उसका प्रत्येक कदम अलौकिक सौंदर्य और दिव्य गरिमा से परिपूर्ण था। मानो कोई स्वर्गीय अप्सरा पृथ्वी पर उतर आए हो। लेकिन विक्रम की दृष्टि दूसरी युवती पर जाकर ठहर गई। उसने उसे पहले कभी नहीं देखा था, फिर भी न जाने क्यों उसकी ओर बार बार देखने का मन हो रहा था। युवती लगभग 18-19 वर्ष की प्रतीत होती थी। उसके चेहरे की बनावट सीमा से 70-80% मिलती जुलती थी। स्पष्ट था कि दोनों बहनें थीं, लेकिन उनके व्यक्तित्व और पहनावे में धरती आसमान का अंतर था। उसका श्रृंगार अत्यंत आकर्षक और परिष्कृत था। घने काले बालों को पीछे सुनहरे काले अलंकरण से सजाया गया था। कुछ लंठे उसके वक्ष के सामने लटक रही थीं। उसके कानों में जड़े रत्नों वाले झुमके चमक रहे थे। उसने गहरे रंग की कढ़ाईदार पोशाक धारण की थी जो उसके मनोहर शरीर रूप को अत्यंत स्पष्ट रूप से उभार रही थी।
निचले भाग की पोशाक दोनों ओर से ऊंची चीर वाली थी, जिससे उसकी सुडौल जंघाएं और दूधिया पिंडलियां झलक रही थीं। लेकिन जिसने विक्रम को वास्तव में चौंका दिया, वह था उसका अद्भुत संयोजन। काले रेशमी मोजे और ऊंची एडी के जूते। 3-4 इंच ऊंची एडियों ने उसकी टांगों की रेखाओं को और भी आकर्षक बना दिया था। उसका संपूर्ण व्यक्तित्व ठंडे अभिजात्य सौंदर्य और मोहक आकर्षण का अनोखा मिश्रण था। वह सीमा से लगभग आधा सिर अधिक लंबी भी थी। क्या देख रहे हो? अचानक युवती की बर्फ जैसी ठंडी आवाज गूंज उठी। अगर यूं ही घूरते रहे तो तुम्हारी आंखें निकाल लूंगी। उसका स्वर किसी हिमंदी की तरह शीतल और कठोर था। दिव्या, सीमा ने धीरे से अपनी छोटी बहन का हाथ खींचा। फिर उसने विक्रम की ओर क्षमायाचना भरी दृष्टि डाली। विक्रम भी समझ गया कि वह शायद कुछ अधिक देर तक देखता रह गया था। मुख्य कारण ये था कि उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि इस साधना जगत में कोई स्त्री ऐसे वस्त्र धारण कर सकती है। और सच कहें तो काले रेशमी मोजों और ऊंची एडी के जूतों के साथ दिव्या का वह रूप वास्तव में अत्यंत आकर्षक था। बड़ी बहन को प्रणाम। यदि मेरी दृष्टि से आपको असुविधा हुई हो तो मैं क्षमा चाहता हूँ, विक्रम ने विनम्रता से हाथ जोड़कर कहा। यदि यह कुछ वर्ष पहले की बात होती तो शायद वह लज्जित हो जाता, लेकिन अब वह कई पत्नियों और बच्चों का पिता था। ऐसी बातों पर शर्म महसूस करना उसके स्वभाव में नहीं रहा था। भोजन और सौंदर्य की प्रशंसा करना तो मनुष्य का स्वाभाविक स्वभाव है। पहली बार किसी स्त्री को ऐसे परिधान में देखकर कुछ अतिरिक्त दृष्टियां डाल देना कोई असामान्य बात नहीं थी। उसी समय उसे सीमा के शब्दों से ये भी स्पष्ट हो गया कि दोनों वास्तव में बहनें थीं। और यह बात उसे और भी आश्चर्यचकित कर रही थी कि एक ही परिवार में जन्मी दो बहनों के स्वभाव इतने भिन्न कैसे हो सकते हैं। विक्रम, तुम यहाँ कैसे? सीमा ने मधुर स्वर में पूछा। अंकल अमरप्रीत से सुना था कि हर महीने की पहली तारीख को यहाँ व्यापार मेला लगता है। बस उत्सुकतावश देखने चला आया, विक्रम ने उत्तर दिया। मेला तो दोपहर तक पूरी तरह सजता है। तुम कुछ जल्दी आ गए हो, सीमा ने शांत स्वर में कहा। ऐसा है, खैर मैं तो केवल देखने आया था, कुछ खरीदने का विचार नहीं है। थोड़ा घूमकर वापस चला जाऊंगा। विक्रम ने सिर हिलाया। उसका अधिक बातचीत करने का कोई इरादा नहीं था। सुंदरता की ओर आकर्षित होना स्वाभाविक था, लेकिन सीमा जैसी स्त्री वह नहीं थी जिससे वह अनावश्यक निकटता बनाने की भूल करे। ऐसे सार्वजनिक स्थान पर कौन जाने कितने लोग उसे देख रहे हों। यदि वह अधिक देर तक सीमा से बातें करता तो न जाने कितने प्रशंसकों और चाहने वालों का ध्यान उसकी ओर आकर्षित हो जाता। कुछ ही क्षण बाद उसने विनम्रता से विदा ली और वहां से चला गया। विक्रम के जाते ही दिव्या ने तिरस्कारपूर्ण मुस्कान के साथ कहा, तो यही है विक्रम, जैसा सुना था वैसा ही निकला। 9 पत्नियां रख चुका है और फिर भी नजरें इधर उधर घूमती रहती हैं। सीमा ने हल्की सांस भरते हुए कहा, दिव्या, तुम्हें भी अपने वस्त्रों पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए। इस प्रकार के उत्तेजक वस्त्र। दिव्या ने उसकी बात पूरी कर दी, फिर होंठ सिकोड़ कर बोली, दीदी, एक स्त्री को सबसे पहले स्वयं को प्रसन्न करना चाहिए। मैं अपने लिए सजती हूँ, दूसरों की आंखों के लिए नहीं। विक्रम अपने निवास की ओर लौटते समय सोच में डूबा हुआ था। लगता है मैं अभी भी इस संसार को बहुत कम समझता हूँ। 18 वर्ष गांव में बिताए, फिर केवल नीला बादल संप्रदाय तक गया, उसके बाद सीधे मौर्य परिवार में आ गया। कभी बाहर की दुनिया को देखा ही नहीं। सिर्फ किताबें पढ़कर कोई संसार को कैसे समझ सकता है? ये तो साधकों की दुनिया है, इसे साधारण दृष्टिकोण से नहीं देखा जा सकता। उसने स्वयं पर हल्की मुस्कान बिखेरी। पिछले जन्म में पढ़े गए अनेक कल्पना उपन्यास उसके मन में घूमने लगे। वैसे काले मोजे और ऊंची एडी के जूते इस संसार में होना कोई असंभव बात भी नहीं है। वह हंस पड़ा। आज की घटना उसके जीवन की एक छोटी सी घटना मात्र थी, कुछ विशेष नहीं। हाँ, भविष्य में अवसर मिला तो वह यह अवश्य पता करेगा कि ऐसे रेशमी मोजे और जूते कहाँ मिलते हैं। कोई और कारण नहीं, वह बस अपनी पत्नियों के लिए कुछ सुंदर उपहार खरीदना चाहता था। साधारण, नीरस किंतु स्थिर साधना, ताबीज निर्माण और मंत्र अभ्यास के बीच एक और महीना यूं ही बीत गया। इस दौरान विक्रम की दूसरी उपपत्नी अपने दूसरे बच्चे से गर्भवती हो गई। उसी समय उसका 9वां बच्चा भी जन्मा, लेकिन इस बार भी आध्यात्मिक मूल स्पिरिचुअल रूट के जागृत होने का कोई संकेत नहीं मिला, जिसका अर्थ था कि बच्ची के पास आध्यात्मिक मूल नहीं था। 9वें बच्चे के जन्म के दूसरे ही दिन विक्रम को एक पत्र प्राप्त हुआ। पत्र देखकर वह थोड़ा आश्चर्यचकित रह गया। ये पत्र वास्तव में विराज ने भेजा था, जिसके साथ उसने कभी अमर संप्रदाय की परीक्षा दी थी। पत्र की शुरुआत साधारण कुशलक्षेम पूछने से हुई थी,
जिसके बाद विराज ने उसे उनके पुराने 3 वर्षीय समझौते की याद दिलाई। उन्हें अलग हुए अब 2 वर्ष से अधिक समय बीत चुका था जब वे नीला बादल संप्रदाय से अलग हुए थे। विराज चाहता था कि विक्रम और नितिन भी इस बार पुनः उससे मिलें। पत्र में ये भी लिखा था कि स्नेहा, साक्षी और तोमर पहले ही आने के लिए सहमत हो चुके हैं। 3 वर्षीय समझौता। पत्र की सामग्री पते हुए विक्रम की आंखें सिकुड़ गईं। ये तथाकथित 3 वर्षीय समझौता वास्तव में उस समय विराज द्वारा मजाक में प्रस्तावित किया गया था जब उन 6 लोगों को नीला बादल संप्रदाय ले जाया जा रहा था। उन्होंने तय किया था कि चाहे वे अमर संप्रदाय में प्रवेश करें या नहीं, 3 वर्ष बाद सभी लोग थंडरफॉल काउंटी के सबसे बड़े रेस्तरां थंडरफॉल टॉवर में मिलेंगे। यदि विराज का ये पत्र न आया होता तो विक्रम शायद इस बात को पूरी तरह भूल चुका होता और इसे केवल एक मजाक समझकर भुला देता। उसे उम्मीद नहीं थी कि विराज वास्तव में इस विषय को याद रखेगा। और पत्र में साफ लिखा था कि स्नेहा, साक्षी और तोमर भी इस सभा में भाग लेंगे। अभी लगभग आधा वर्ष बाकी है। जाऊं या न जाऊं? विक्रम गहरी सोच में डूब गया। अरावली पर्वत आते समय रास्ते में राठौर परिवार द्वारा किए गए अचानक हमले ने उसके मन पर गहरी छाप छोड़ दी थी। उसे लगता था कि साधना की दुनिया अत्यंत खतरनाक है, इसलिए वह मौर्य परिवार की सुरक्षा छोड़कर बाहर जाने से हिचकता था। लेकिन जब उसने सुना कि स्नेहा, साक्षी और तोमर भी वहां उपस्थित होंगे तो उसका मन थोड़ा डोल गया। जैसा कि कहा जाता है, जितने अधिक मित्र उतने अधिक मार्ग। वे तीनों नीला बादल संप्रदाय के शिष्य थे। यदि उनके साथ संबंध बनाए रखे जाएं, तो भविष्य में यह उसके लिए लाभदायक सिद्ध हो सकता था। हालांकि स्नेहा और साक्षी के साथ उसकी विशेष घनिष्ठता नहीं थी, लेकिन तोमर के साथ उसके संबंध प्रारंभ से ही अच्छे रहे थे। इस यात्रा के दौरान मैं इन वर्षों में संचित ताबीज भी बेच सकता हूं और उच्च स्तरीय ताबीज बनाने के लिए आवश्यक सामग्री भी खरीद सकता हूं। मेरे पास मौजूद ताबीज खजानों के साथ, जब तक मेरा सामना नींव स्थापना फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट स्तर के साधकों से नहीं होता, मुझे कोई खतरा नहीं होना चाहिए। और वैसे भी घर छोड़े हुए 3 वर्ष हो चुके हैं। अब वापस जाकर कुछ सांसारिक मामलों को भी निपटाने का समय आ गया है। काफी सोच विचार के बाद विक्रम ने जाने का निर्णय ले लिया। इस निमंत्रण के अतिरिक्त भी उसके कुछ निजी कार्य थे जिन्हें वह इस अवसर पर पूरा कर सकता था। अब जबकि मुझे पत्र मिला है, नितिन को भी अवश्य मिला होगा। ये सोचकर विक्रम अरावली पर्वत स्थित नितिन के घर की ओर चल पड़ा। वह जानना चाहता था कि नितिन का क्या विचार है। यदि वे साथ यात्रा करें तो सुरक्षा भी अधिक रहेगी। लेकिन विक्रम सीधे नितिन के घर नहीं गया। सबसे पहले वह हेवनली एंड एथीरियल पैविलियन पहुंचा और वहां के प्रबंधक से मिलने गया। यदि उस समय प्रबंधक ने उसके ताबीज निर्माण कौशल को मौर्य परिवार के उच्च अधिकारियों के सामने प्रस्तुत न किया होता, तो शायद आज उसकी स्थिति इतनी अच्छी न होती। इसलिए वह विशेष रूप से आभार व्यक्त करने आया था। साथ ही वह अभी भी मौर्य परिवार पर निर्भर था। अच्छे संबंध बनाए रखना और लोगों पर अच्छा प्रभाव छोड़ना कभी नुकसानदायक नहीं होता। आखिर साधना केवल युद्ध और प्रशिक्षण नहीं होती, यह मानवीय संबंधों की कला भी होती है। हेवनली एंड एथीरियल पैविलियन का प्रबंधक विक्रम को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुआ। शुरुआत में उसने केवल स्वार्थवश विक्रम की सहायता की थी। उसे लगा था कि यह युवक ताबीज निर्माण में प्रतिभाशाली है और उसका स्वभाव भी अच्छा है, इसलिए भविष्य में मौर्य परिवार के लिए उपयोगी सिद्ध हो सकता है। लेकिन समय के साथ विक्रम के व्यवहार ने उसके मन में उसके प्रति और भी सद्भावना उत्पन्न कर दी थी। उसे सचमुच लगने लगा था कि यह युवक बहुत अच्छा है। इसके बाद विक्रम ने पैविलियन से शरीर को मजबूत बनाने और स्वास्थ्य सुधारने वाली कुछ औषधियां खरीदी और उन्हें उपहार के रूप में लेकर नितिन के घर पहुंचा। अब उसे हर महीने 10 आध्यात्मिक पत्थर मिलते थे, जबकि नितिन को केवल 2। यदि वह सीधे सहायता देने की कोशिश करता तो नितिन कभी स्वीकार नहीं करता, और ऐसा करना उचित भी नहीं होता। न केवल उसकी आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत नहीं थी, बल्कि इसे दोनों के बीच का संबंध भी अजीब हो सकता था। लेकिन उपहार स्वरूप कुछ उपयोगी वस्तुएं ले जाना बिल्कुल उचित था। जब वह नितिन के घर पहुंचा तो नितिन उसे देखकर थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ। तुम आए तो सही, लेकिन ये सब चीजें लाने की क्या आवश्यकता थी? विक्रम मुस्कुराया। अब हम पड़ोसी नहीं रहे कि खाली हाथ चले आएं। और भाभी को प्रसव में केवल 2 महीने बचे हैं। ये सब उनके स्वास्थ्य के लिए हैं। ये सुनकर नितिन भी मुस्कुरा दिया। ठीक है, फिर मैं संकोच नहीं करूंगा। उसने बिना झिझक उपहार स्वीकार कर लिए। बैठक कक्ष में बैठकर चाय पीते हुए नितिन ने पूछा, तुम्हें भी विराज का पत्र मिला है न? हाँ, विक्रम ने सिर हिलाया। पत्र पते ही मैंने सोचा कि चूंकि तोमर और बाकी लोग भी जा रहे हैं,
तो मुझे भी जाना चाहिए। इतने वर्षों बाद मिलना अच्छा रहेगा, और घर छोड़े हुए भी बहुत समय हो गया है। कुछ काम निपटाने हैं, इसलिए मैं तुम्हारी राय जानने आया हूँ। मेरी भी यही सोच है, नितिन ने सिर हिलाते हुए उत्तर दिया। तो तय रहा। विक्रम मुस्कुराया। अभी लगभग 6 महीने बाकी हैं। हम 1 महीना पहले निकलेंगे। आखिर अरावली पर्वत से थंडरफॉल काउंटी तक का सफर छोटा नहीं है। कोई समस्या नहीं, नितिन ने सहज भाव से कहा। वैसे भी मेरे पास विशेष काम नहीं रहता। जब तुम निकलने का निर्णय कर लो, मुझे बता देना। दोनों मित्र काफी देर तक बातचीत करते रहे। दोपहर का भोजन साथ करने के बाद विक्रम वापस अपने निवास लौट आया। समय पंख लगाकर उठ गया। एक और पखवाड़ा बीत गया। इसी दौरान विक्रम के 10वें बच्चे का जन्म हुआ। ये बच्ची भी अपने पूर्व भाइयों बहनों की तरह आध्यात्मिक मूल से रहित थी। लेकिन उसके जन्म के उसी क्षण विक्रम के मन में परिचित यांत्रिक स्वर गूंज उठा। बधाई हो मेजबान, आपकी संतानों की संख्या 10 तक पहुंच गई है। आपको एक लकी ड्रॉ का अवसर प्राप्त हुआ है। जैसा मैंने सोचा था। ये सुनते ही विक्रम का हृदय उल्लास से भर उठा। पहले ही उसने अनुमान लगा लिया था कि जब उसकी संतानों की संख्या किसी विशेष पड़ाव तक पहुंचेगी, तो प्रणाली उसे पुरस्कार देगी। पहला पड़ाव एक संतान था, इसलिए दूसरा पड़ाव 10 होने की संभावना सबसे अधिक थी। पता नहीं अगला पड़ाव 20 होगा, 50 होगा या फिर 100। वह मन ही मन सोचने लगा। इसके बाद वह नवजात बच्ची को देखने गया। वह अत्यंत सुंदर थी। पत्नी और बेटी को देखने के बाद वह अपने अध्ययन कक्ष में लौट आया। अब उसके सामने चौथी लकी ड्रॉ थी। सिस्टम, मैं लकी ड्रॉ करना चाहता हूँ। विक्रम ने मन ही मन आदेश दिया। तुरंत उसकी आंखों के सामने हल्के लाल रंग का एक विशाल आभासी चक्र प्रकट हुआ। परिचित रूलेट को देखकर उसने गहरी सांस ली और मन ही मन प्रार्थना की। काश इस बार मुझे कोई साधना विधि कल्टीवेशन तकनीक मिल जाए। उसकी वर्तमान साधना पद्धति सबसे सामान्य और आधारभूत विधियों में से एक थी। उसका लाभ ये था कि उसमें स्थिरता थी और साधना के दौरान समस्याएं लगभग नहीं आती थीं। लेकिन उसकी सबसे बड़ी कमी भी यही थी। वह अत्यधिक साधारण और धीमी थी। आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित करने की गति बेहद कम थी। पहले जब वह अरावली पर्वत एस्टेट में रहता था, तब उसे इसका विशेष अनुभव नहीं हुआ था। लेकिन अब अरावली घाटी की द्वितीय स्तरीय आध्यात्मिक शिरा पर साधना करते हुए ये कमी अत्यंत स्पष्ट महसूस होती थी। इसलिए वह मन ही मन आशा कर रहा था कि इस बार उसे कोई उत्कृष्ट साधना विधि प्राप्त हो जाए। आखिर सिस्टम चाहे जितना पक्षपाती हो, कम से कम कोई अच्छी सहायक साधना विधि तो दे ही सकता है। ड्रॉ शुरू करो, विक्रम ने गहरी सांस छोड़ते हुए कहा। तुरंत लाल चक्र पर सुनहरी रोशनी घूमने लगी। 5 सेकंड बाद उसकी गति धीरे धीरे कम होने लगी। विक्रम की आंखें प्रत्याशा और उत्सुकता से चमक रही थीं। अंततः वह सुनहरी रोशनी रुक गई, और जिस खंड पर आकर ठहरी, उस पर लिखा था, पालतू आध्यात्मिक पशु।